40 रुपए से 40 टन गया 16 लाख रुपए होता है। बहुत ही अच्छा खासा इसमें पैसा मिलता है, ध्यान देके करते हैं तो। ये शिमला मिर्च का एपिसोड है दोस्तों, और पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन शिमला मिर्च कई एरिया में खुले में किया जाता है, कई एरिया में पॉलीहाउस में किया जाता है, कई एरिया में शेड नेट हाउस में किया जाता है, और कई सारे एरिया में जुगाड़ शेड नेट हाउस किया जाता है। आज का जो ये हम वीडियो बना रहे केवल ओपन फील्ड के लिए ही बना रहे। अगर आप 1 एकड़ का शेड नेट हाउस करते हैं तो 16-17 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। 1 एकड़ का पॉली हाउस करने जाते हैं तो 30-35 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर ये वाला जुगाड़ सिस्टम करते हैं तो 1,70,000 में हो जाता है, और कम से कम बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 35% धूप को रोकता है, 65% धूप नीचे आती है, इससे फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। पेस्ट इसमें परेशान नहीं करते हैं। डायरेक्ट धूप यानी कि टेम्परेचर इसको नहीं लगता है, जो 40-42 का टेम्परेचर बढ़ता है वो भी नहीं लगता है, और अंदर एकदम क्लाइमेट फसल के लिए फेवरेबल क्लाइमेट अंदर बना रहता है, और फसल अच्छी ग्रो करती है, पानी का इवापोरेशन नहीं होता। ऐसे कई सारे फायदे इस नेट के होते हैं। अगर इस प्लांट को आप सुतली से नहीं बांधेंगे तो लंबे समय तक ये फसल चलेगी नहीं, उत्पादन बड़ा नहीं आएगा। ये फसल टोटल दोस्तों 5 महीने की है। अगर आपने अच्छी खासी लाई तो 5-6 महीना तक आप चला सकते हो। पॉलीहाउस में लाल पीली की जाती है। हमारे यहाँ पे 150-200 ग्राम वाला शिमला मिर्च भी होता है, 70-80 ग्राम वाला भी होता है। सॉइल में मॉइस्चर कितना है वो मुझे बार यहाँ पे आके चेक करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पे ही मुझे पता चल सकता है। बिना ड्रिप इरिगेशन की कैश क्रॉप नहीं ले सकते आप, वेजिटेबल कोई भी नहीं ले सकते। ये हमने 1 फीट का ऊंचा बनाया, 1 फीट से इतना भी होगा तो भी चलेगा। हमारे यहाँ जितनी मिट्टी है उतना सारा हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है। कोई भी कैश क्रॉप कर रहे हैं तो आपको मल्चिंग पेपर सही होना चाहिए। तो उसके लिए कैसे पहचानना है? मोबाइल की टॉर्च लगाना है। अगर लाइट 100% पास हो गई, 50% पास हो गई, कुछ भी पास हो गई तो समझिए मल्चिंग पेपर गड़बड़ है। इसमें से लाइट पास नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे दोनों साइड से बांस इसलिए है क्योंकि केवल 2 लेबर जो है 2 गन से पूरा खेत स्प्रे करने के लिए हमने दोनों साइड से ये बांस मारा है। डिसीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है शिमला मिर्च में? ब्लैक थ्रिप्स। लोगों का कहना है कि ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं दोस्तों। मेरे फार्म पे मैंने 90 से 95% जो है ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर कंट्रोल किया है। प्लांट के ऊपर सकिंग पेस्ट आता है। सकिंग पेस्ट में कौन सा है? थ्रिप्स है, एफिड है, जेसिड है। ये शिमला मिर्च के ऊपर ज्यादा आते हैं और परेशान करते हैं। ये हमेशा फार्म पे देखने को मिल सकता है। अलग अलग प्रकार के जो फंगस होते हैं यहाँ पे जड़ों के ऊपर लगते हैं, और ये वेल्टिंग होता है, ऐसे पौधे सूख जाते हैं। तो हार्वेस्टिंग कैसे होता है? 50-60 दिन जब हो जाते हैं तो पहला हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है। पर प्लांट 4 किलो भी आपने यील्ड निकाला तो 40 टन दोस्तों हार्वेस्टिंग हो जाएगा, और 20 रुपए से पकड़ ले एवरेज रेट तो 8 लाख रुपए हो जाएगा। 40 रुपए से 40 टन गया 16 लाख रुपए होता है। बहुत पैसे देने वाली फसल है दोस्तों वाकई में, लेकिन उस हिसाब से ग्रो करना पड़ता है। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कैप्सिकम, शिमला मिर्च, बेल पेपर, स्वीट पेपर, ऐसे कई अलग अलग नाम है दोस्तों इसके। पिछले 10 सालों से मैं खेती कर रहा हूं दोस्तों, उसमें से कोई साल कोई सीजन ऐसा नहीं गया जहां पे मैंने कैप्सिकम की खेती ना की हो। और हमारे कैश क्रॉप सीरीज का बहुत ही खास एपिसोड है दोस्तों ये शिमला मिर्च का। कैश क्रॉप सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लाखों रुपए वेजिटेबल से कैसे कमा सकते हैं कम से कम लागत में, और उसी का आज ये खास वीडियो है दोस्तों। ये फसल मेरे बहुत ही दिल के करीब है दोस्तों, और पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूं। क्या क्या बदलाव होते गए शिमला मिर्च के खेती में, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे आप कमा सकते हैं, कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, कौन से सीजन में कौन सी लगानी है, मल्चिंग पेपर, ड्रिप इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, डिसीज, पेस्ट, सब कुछ A to Z जानकारी मिलेगी हमारे इस कैश क्रॉप सीरीज के इस एपिसोड में। ये शिमला मिर्च का एपिसोड है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं हूं संतोष और स्वागत है आपका हमारे इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा क्योंकि हमारे कैश क्रॉप सीरीज के और भी वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं शिमला मिर्च के बारे में। अभी दोस्तों मैं मेरे फार्म पे खड़ा हूं। ये देखिए यहाँ पे ड्रेंचिंग का काम चालू है। हर प्लांट को 50-50 ml फर्टिलाइजर दिया जा रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेंसर भी लगाया है। सॉइल में मॉइस्चर कितना है वो मुझे बार बार यहाँ पे आके चेक करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पे ही मुझे पता चल सकता है। लेकिन दोस्तों क्या है कि ये हाथ पे भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि डेली फार्म पे आते हैं। आपको आपके पास बजट होगा तभी ऐसी चीजों के ऊपर जाइए, वरना हाथ से भी समझ में आता है। कोई जरूरी नहीं कि यही चीज आपको चाहिए। मैं बस थोड़ा सा रिसर्च करता रहता हूँ शिमला मिर्च के ऊपर, तो ये इसलिए मैंने लगाया एग्जैक्ट कितना पानी चाहिए, कितना देना चाहिए उसके लिए। उसके अलावा यहाँ पे स्प्रे भी चल रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा स्प्रे मैनेजमेंट भी कैसे होता है। डिटेल में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों में। अब हम जानते हैं कि शिमला मिर्च कहाँ कहाँ होती है। देखिए शिमला मिर्च जो है हमारे पूरे भारत देश में किया जाता है, लेकिन
लेकिन शिमला मिर्च कई एरिया में खुले में किया जाता है, कई एरिया में पॉलीहाउस में किया जाता है, कई एरिया में शेड नेट हाउस में किया जाता है और कई सारे एरिया में जुगाड़ शेड नेट हाउस किया जाता है। तो इसमें से कई सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैं अलग अलग फार्म पे आपको लेके जाऊंगा। ये मेरा पहला फार्म है, यहाँ पे अभी प्लांटेशन हो चुका है। इसके बाद मैं आपको मिड लेवल का दिखाऊंगा, फिर हार्वेस्टिंग का दिखाऊंगा, फिर एक जुगाड़ शेड नेट हाउस आप कम से कम बजट में कैसे कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं वो भी दिखाने वाला हूं। भारत में जो है अलग अलग राज्यों में ये खेती हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, राजस्थान में होती है, गुजरात में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र में होती है, कर्नाटक में होती है। हर जगह पे अलग अलग वैरायटीज भी होती है। जैसे कई छोटी होती है, पॉलीहाउस में लाल पीली की जाती है। हमारे यहाँ पे 150-200 ग्राम वाला शिमला मिर्च भी होता है, 70-80 ग्राम वाला भी होता है। मैं सारी वैरायटीज भी आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ, डिटेल में बताने वाला हूँ हर एक फार्म पे जाके। तो वीडियो को छोड़िएगा मत, वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन मेरा एक सवाल आपको रहेगा, बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप कौन सी फसल लगाते हैं आपके खेत में और कौन सी चीज में आपने ज्यादा नुकसान खाया और किस वजह से नुकसान खाया है, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। शिमला मिर्च के अब हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इसका ओरिजिन जो है दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका है। ये भारत में फसल कैसे आई? भारत में दो तरीके से फसल आई, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में जो है पुर्तगालियों ने इसको लाया और उत्तर भारत में जो है अरब व्यापारियों यहाँ पे लेके आए। तो इस तरीके से जो है ये दक्षिण अमेरिका मध्य अमेरिका से भारत तक ये फसल आई दोस्तों। और अभी पूरे दुनिया में इस फसल को लिया जाता है अलग अलग तरीके से और बहुत ही अच्छा खासा इसमें पैसा मिलता है। बहुत ही अच्छे खासे से आप इसको करते हैं, ध्यान देके करते हैं तो इस वीडियो में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं बचेगी, जो रहेगी सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। शिमला मिर्च की खेती करते समय मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ये बेसिक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिट्टी हर प्रकार की चलती है, लेकिन मिट्टी पानी पकड़ने वाली यानी पानी धारण क्षमता जो है वो अगर ज्यादा होगी उस मिट्टी की, तो वहां पे शिमला मिर्च आप खेती नहीं कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे ये देखिए अभी लाल मिट्टी है, तो यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैं शिमला मिर्च की खेती कर सकता हूँ। जमीन का पीएच जो है 6 से 7 होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज, जब भी कोई भी कैश क्रॉप आप करते हैं तो आपको सॉइल टेस्टिंग सबसे पहले करना है, यानी कि मिट्टी का परीक्षण। उसमें कौन सा न्यूट्रिशन कम है वो हम पहले ही जानना है और उसके हिसाब से हमें बेसल डोज डालना पड़ता है। तो ये पहला प्रायोरिटी वाला काम है दोस्तों, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिट्टी का दोस्तों यहाँ पे हो गया। अब सीजन, हमारे देश में अब लगभग कोई ऐसा फिक्स सीजन नहीं रहा है शिमला मिर्च का कि इस टाइम पे उस टाइम पे लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। 12 महीना आप शिमला मिर्च ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे जून में भी लेते हैं, अक्टूबर में लेते हैं, दिसंबर में लगाते हैं, जनवरी में लगाते हैं। शेड नेट हाउस में जो है फरवरी मार्च में भी लगाया जाता है, पॉली हाउस में भी 12 महीने लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स सीजन आप मत पकड़िएगा, बस जो क्लाइमेट कंडीशन है उसके अनुसार आपको करना है। शिमला मिर्च लगाने के लिए क्लाइमेट कंडीशन कैसा होना चाहिए? आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, यानी टेम्परेचर 15 के अंदर हमेशा रहता है, तो आप शिमला मिर्च मत लगाइएगा। शिमला मिर्च की ग्रोथ नहीं होगी और उत्पादन अच्छा नहीं आएगा। आपके यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा 35 के ऊपर रहता है, तब भी शिमला मिर्च में फ्लावरिंग सेटिंग नहीं होगा और आपका उत्पादन अच्छा नहीं आएगा। आप पैसा तो खर्चा करेंगे लेकिन आपको उत्पादन अच्छा नहीं आएगा, तगड़ा पैसा नहीं आएगा। कैश क्रॉप सीरीज में मैं यही दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट एसओपी और बेसिक नॉलेज और डीप नॉलेज भी देने वाला हूं बहुत ज्यादा डिटेल में। टेम्परेचर आइडियल अगर देखा जाए तो 18 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक आइडियल टेम्परेचर है। ये आपके एरिया में 4-5 महीने में कौन से टाइम में रहता है वो देखिएगा, तब लगाइएगा। मेरे यहाँ पे 12 महीना टेम्परेचर जो है लगभग 17-18 से लेके 35-36 तक रहता है। कभी कभी 17-18 से कम आ जाता है, लेकिन एक आध 2 दिन के लिए उतना मैनेज हो जाता है। कभी कभी 35 से ऊपर जाता है तो 38-40 तक 42 तक पिछले साल गया था, लेकिन वो 4-5 दिन हफ्ता भर के लिए जाता है, तो उतना मैनेजेबल है। लेकिन कंटिन्यू ज्यादा रहता है तो वहां पे आप नहीं ले सकते। अगर आपको फिर भी लेना है तो आप शेड नेट हाउस में जा सकते हैं। जहां पे शेड नेट हाउस रहता है उसमें जो है लाइट जो है 35% शेड नेट रोकता है, 65% नीचे लाइट जाती है, या 50% वाला भी शेड नेट रहता है, वहां पे भी आप लगा सकते हैं। लेकिन उसकी वैरायटीज अलग होती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। या आपके एरिया में जो है बहुत ज्यादा बारिश होती है लेकिन कुछ समय के लिए होती है, तो आप पॉली हाउस की तरफ भी जा सकते हैं। शेड नेट हाउस बारिश में आप नहीं कर सकते हैं, वो केवल आपको गर्मियों में ही इस्तेमाल करना है। बरसात में उसके अंदर पानी जाता है और डिजीज ज्यादा आते हैं। और इसमें शिमला मिर्च में क्लाइमेट कंडीशन में ह्यूमिडिटी भी बहुत मायने रखती है। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता दोस्तों वो 50 से 60 होनी चाहिए। तो ये नोट कर लीजिए, अगर ऐसा टेम्परेचर आपके यहाँ पे है, ऐसा वातावरण क्लाइमेट कंडीशन है, तो ही उसी हिसाब से जाइएगा। और पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, ओपन फील्ड का क्लाइमेट के अनुसार ही आप चुनाव कीजिएगा और बजट के अनुसार ही चुनाव कीजिएगा, ये याद रखिएगा। अगर साल में आपको एक बार करना है तो जून से दिसंबर तक करिए, वो बेटर रहेगा। गर्मियों में मत कीजिए, शांति से बैठे रहिएगा, वो भी सही है। आपको फिर भी करना है तो आप शेड नेट पॉली हाउस की तरफ जाइएगा। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों वैरायटी, क्योंकि मैंने आपको इतने सारी चीजें आपको बताई, तो वैरायटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैरायटी यानी कि क्या होता है दोस्तों, ये देखिए मेरे हाथ में ये ट्रे है, ये प्रो ट्रे है और इसमें जो है नर्सरी बनी हुई है। और ये नर्सरी यानी कि ये प्लांट होता है, ये किससे बनती है? तो ये सीड से बनती है।
तो ये सीड कौन से कंपनी का है वो हमें पता होना चाहिए। हम कौन से कंपनी का सीड लगा रहे हैं उसका नाम क्या है, यानी कि उसको बोलते हैं वैरायटी का नेम, तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर हमने हमारे एरिया के अनुसार, हमारे क्लाइमेट के अनुसार, हमारे पॉली हाउस, हमारे शेडनेट हाउस के अनुसार वैरायटी का चुनाव नहीं किया, गलत हमने चुनाव किया, तो हमारा बेस ही गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे ओपन फील्ड में जो है, मेरे यहाँ पे या भारत में हम कौन कौन सी वैरायटी कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सिजेंटा की इंदिरा वैरायटी आप ओपन में 12 महीना कर सकते हैं। सिजेंटा की पैलाडियन आप शेडनेट हाउस में कर सकते हैं दिसंबर से लेके जून तक। उसके बाद इंट्रूडर, ये एक वैरायटी है दोस्तों, ये आप ओपन में भी कर सकते हो, शेडनेट में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों सेमिनस की हंटिंगटन है जो आप ओपन में कर सकते हैं, और ये वैरायटी खासकर मध्य भारत के लिए बनाई गई है, जहां पे हल्का फुल्का टेम्परेचर कभी कम ज्यादा होता है तो वहां पे वो मैनेज हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इंडस की इंडस 11, ये जो मैं वैरायटी अभी लगा रहा हूं दोस्तों, इंडस 11 है। इसका शिमला मिर्च का साइज होता है 70 से 80 ग्राम हार्वेस्टिंग का, और मैंने आपको जो इंदिरा पैलेडियन बताया ये 200 ग्राम के आसपास, 200-250 ग्राम के आसपास एक शिमला मिर्च होता है, यानी कि वो बड़ा होता है, और हमारे यहाँ पे इसकी डिमांड ज्यादा है इंडस 11 की। तो ये भी याद रखिएगा कि डिमांड के अनुसार आपको वैरायटी का चुनाव करना है, नहीं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपको इसके बाद मार्केट के बारे में बताता हूँ, उसके हिसाब से कैसे करना है वो मुद्दा अलग से। इसके बाद दोस्तों आता है कलश सीड का प्रोफेसर भी वैरायटी जून से लेके जनवरी तक काफी अच्छी चलती है, मैंने भी लगाई थी। इसके बाद क्लाउड सीड का अंबिका और आशा, ये भी आप ओपन फील्ड में लगा सकते हैं। तो ये हो गई ओपन फील्ड और शेडनेट की। दोस्तों जो आप ओपन फील्ड में वैरायटी लगा रहे हैं वो शेडनेट में ले सकते हैं, दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा शेडनेट हाउस के प्रैक्टिसेस अलग होते हैं। आज का जो ये हम वीडियो बना रहे केवल ओपन फील्ड के लिए ही बना रहे, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। जो मैं एसओपी, जो बेसिक नॉलेज बता रहा हूं दोस्तों, वो आप शेडनेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओपन फील्ड का मैं ज्यादातर बता रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में शिमला मिर्च ओपन फील्ड में ज्यादा किया जाता है। शेडनेट हाउस, पॉली हाउस ये बहुत कम है, और उसमें बजट भी बहुत ज्यादा है। अगर हम बिगिनर शुरुआत कर रहे हैं खेती की, तो हमें ओपन फील्ड से ही करना पड़ेगा। हमें पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करके फायदा नहीं, हमें सीखना पड़ेगा ओपन फील्ड पे ही, तब जाके हमारा काम आगे चलेगा। इसके बाद मैं आपको पॉली हाउस की वैरायटी बताता हूं दोस्तों। रिजवान की बचाटा और इंस्पिरेशन है दोस्तों। इंस्पिरेशन जो है रेड कलर की आती है, और बचाटा जो है येलो की आती है। पॉली हाउस में आपको रेड और येलो ही वैरायटीज करनी है दोस्तों, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा मिलता है। पॉली हाउस में आप 30-40 लाख रुपए प्रति एकड़ का खर्चा कर रहे हैं, और वहां पे ये हरी मिर्च उसमें लेंगे, उसमें पैसा नहीं कमा पाएंगे। उसमें आपको रेड और येलो ही करना पड़ेगा। मैंने दोस्तों पिछले 6 साल पहले कम से कम 3 से 4 साल कंटिन्यू रेड और येलो की थी। मेरे पास 10 गुंठे के 2 पॉली हाउस थे, उसमें से अभी एक है, एक मैंने निकाल दिया, क्योंकि मुझे 1 एकड़ का बड़ा पॉली हाउस एक जगह पे करना है, क्योंकि एक टाइम पे उसमें काम करने में भी मजा आता है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको पॉली हाउस की और वैरायटी बताता हूं, और शेडनेट हाउस की। युक्सिड की अब्राम, ये शेडनेट में भी चलती है, पॉली हाउस में भी चलती है। युक्सिड की रिहेना, ये एक वैरायटी है। तो ये दोस्तों मैंने आपको अभी जो मार्केट में अच्छी चल रही है, और पूरे देश में ये हमारे वैरायटीज ले सकते हैं, ये मैंने आपको नाम बताए। लेकिन इसके अलावा भी मार्केट में और भी वैरायटीज होती है। वो वैरायटीज का चुनाव करने से पहले वो वैरायटी कहाँ पे लगाई है, कौन से किसान ने लगाई है, उसके खेत में आप जाइए, उसको रीच आउट कीजिए, या कंपनी आपको सीड की कहाँ ढूंढनी है तो आप गूगल कर सकते हैं। गूगल करने के बाद कंपनी के नाम आते हैं, उनके कॉल सेंटर पे फोन लगा सकते हैं, उनसे वैरायटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनसे किसान का नंबर ले सकते हैं, किसान के पास जा सकते हैं। किसान के पास जाने के बाद आप देखिए, समझिए पहले कौन सी वैरायटी है, उसकी साइज क्या है, आपके एरिया में चलेगी कि नहीं, आपके मार्केट में चलेगी कि नहीं, वो देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फिर वैरायटी का आपको चुनाव करना होता है। जैसे मेरे यहाँ पे इंडस 11, प्रोफेसर, कलश सीड्स की छोटे कोई भी कैप्सिकम है, वो मेरे यहाँ पे सांगली डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा चलती है। पहले हम इंदिरा लगाते थे, लेकिन अब ये हम लगाते हैं प्रोफेसर और कलश सीड्स की इंडस 11, वो भी वातावरण के अनुसार। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप आपके मार्केट के अनुसार वैरायटी का चुनाव नहीं करेंगे तो आप लॉस खाएंगे। और जब भी आपको शिमला मिर्च लगाना है तो आपके पास में मार्केट है कि नहीं, वहां पे शिमला मिर्च की डिमांड कितनी है, आप सप्लाई कितना कर सकते हैं, वो आपको देखना है। मार्केट में जाके एक व्यापारी का नंबर लेना है, कंटिन्यूस 12 महीने आपको उसको रेट पूछना है, क्या रेट रहता है। मान लीजिए महाराष्ट्र में कैप्सिकम की खेती बहुत होती है, कर्नाटक में होती है, तमिलनाडु, केरल में भी होती है, बहुत सारे एरिया में अलग अलग पॉकेट्स है, पॉकेट्स वाइज खेती होती है, लेकिन रेट में 10-15 रुपए का फ्लक्चुएशन रहता है दोस्तों। यही शिमला मिर्च दिल्ली में जाएंगे तो वहां पे महंगा बिकता है, क्योंकि साउथ से ऊपर शिमला मिर्च जाने में काफी महंगा हो जाता है। अगर आप वहीं पे नॉर्थ इंडिया में ही उगाएंगे, वहीं के वहीं दिल्ली में बेचेंगे, तो आपको 10 रुपए 5 रुपए रेट एक्स्ट्रा ही मिलेगा दोस्तों। तो ये मार्केट रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डायरेक्ट खेती में मत कूदिएगा, पहले मार्केट रिसर्च, डिमांड कितनी है वहां पे, आप सप्लाई कितना कर सकते हैं, ग्रुप फार्मिंग कर सकते हैं क्या, 5 किसान एक साथ आके 5 एकड़ करके खुद की गाड़ी भर के आप वहां पे बेच सकते हैं क्या, बेचना कहाँ पे वो पहले आपको पता होना चाहिए, फिर आप जाके खेती अच्छे से कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ आगे की प्रोसेस।
अब मैं आपको शिमला मिर्च के खेती के बारे में असली जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, जो मुझे 10 सालों से अनुभव आया है लैंड प्रिपरेशन में, बेड प्रिपरेशन में, ड्रिप इरिगेशन में, मल्चिंग में, प्लांटेशन में, नर्सरी में, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ये मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी पूरा खेत रेडी है। प्लांटेशन करके 8 दिन हो चुके हैं। अभी इसको क्या प्रोसीजर किया है वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। लैंड प्रिपरेशन करते समय सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग आपने किया, उसमें 1000 रुपये खर्चा हो जाएगा। आपकी ज़मीन में क्या है क्या नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपका खेत पहली बार आप ले रहे हैं, पूरा खाली पड़ा हुआ ज़मीन है, उस ज़मीन में आपको क्या करना है, पहले पत्थर निकाल लेने हैं बड़े बड़े, फिर आपको प्लाव चलाना है। प्लाव चलाने के बाद फिर पत्थर निकलेंगे, फिर पत्थर बिन लेने, पूरे खेत से बाहर फेंक देने। प्लाव होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको गोबर का खाद डालना पड़ता है। सॉइल टेस्टिंग के बाद आपको पता चलेगा कि आपके जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। 1 के प्लस है तो ठीक है, 1 के नीचे है तो आपको ज्यादा गोबर का खाद इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन 2 साल में एक बार आप 5 से 6 ट्रॉली गोबर का खाद डालते हैं तो आपके शिमला मिर्च के लिए या कोई भी कैश क्रॉप खेती के लिए, वेजिटेबल खेती के लिए बेहतर रहता है। और सबसे अहम बात क्या है कि जब आप प्लाव चलाते हैं उस खेत को महीना 2 महीना धूप लगने देना है, ताकि उसमें जो भी कोशावस्था में कीटक है वो खत्म हो जाते हैं। फिर गोबर का खाद छिड़क दिया, फिर रोटर चला देना है, जमीन पूरी सपाट हो गई। अब सपाट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या उठाना है, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें ये बेड जो है एक लाइन से आना चाहिए। जो भी बेड बनाने वाला बंदा है, चाहे वो ट्रैक्टर से बना रहा है या पावर टिलर से बना रहा है, उसके लिए एक मार्किंग होना चाहिए। अगर ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो आप सीधा मार्किंग करना है और मार्किंग करके आपको फिर बेड बनाना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ पहले ड्रिप का चुनाव कैसे करना है। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो ड्रिप है मेरा, ये 20 mm का ड्रिप है और ये प्रति ड्रिपर यानी कि प्रति होल जो है 2 लीटर 200 ml पानी प्रति घंटा ये डिस्चार्ज देता है। अब मैंने यहाँ पे 20 mm का क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे इस खेत की लाइन जो है 300 फीट लंबी है दोस्तों, तो इसलिए मैंने 20 mm का इस्तेमाल किया। और ये जब आप ड्रिप इरिगेशन बनाने जाते हैं, लगाने जाते हैं, बिना ड्रिप इरिगेशन की कैश क्रॉप नहीं ले सकते आप, वेजिटेबल कोई भी नहीं ले सकते। ड्रिप इरिगेशन अनिवार्य है, आपको लगाना ही पड़ेगा। अब कोई भी राज्य से आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि संतोष भाई हम फ्लड से करें क्या, फ्लड से नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोसीजर है, ये फॉलो करेंगे आपका उत्पादन अच्छा ही आएगा। ड्रिप इरिगेशन जब भी आपको लगाना है तो आपको ड्रिप इंजीनियर चाहिए। अगर ड्रिप इंजीनियर नहीं है तो मैं एक आपको छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूं। आपके जो कुएं में मोटर है, सबमर्सिबल में मोटर है या तालाब में मोटर है, उस मोटर का डिस्चार्ज कितना है प्रति घंटा जहां पे आप खेती करने वाले हैं। मान लीजिए यहाँ से मेरी कुआं 2 किलोमीटर है और यहाँ पे अभी आपने शुरुआत में देखा कि पानी गिर रहा है, उसका डिस्चार्ज चाहिए, तो यहाँ पे मेरा जो पानी आ रहा है वो प्रति घंटा 30,000 लीटर का आ रहा है। और इस 1 एकड़ में जो है मैंने बटन इस्तेमाल किए हैं 10,000, ये जो छोटे छोटे ड्रिप के ऊपर है 10,000 बटन लगते हैं। वो मैंने कैसे कैलकुलेशन किया कि एक लाइन मेरी 300 फीट की है और इतने लाइन से उसको इंटू किया तो 10,000 बटन आए। 10,000 बटन आने के बाद दोस्तों मैंने कैलकुलेशन किया, अगर मैं 4 लीटर प्रति घंटे का डिस्चार्ज लेता पानी का तो 40,000 लीटर पानी मुझे वहां पे आना चाहिए था। लेकिन वहां पे कितना आ रहा है, 30,000 लीटर। तो मेरे लिए 3 लीटर का बटन तो मिलता ही नहीं है। बटन जो डिस्चार्ज वाला होता है वो 2 लीटर का होता है, 4 लीटर का होता है, 8 लीटर का होता है। तो मेरे लिए 2 लीटर का सफिशिएंट है, यानी कि 22,000 लीटर पानी एक टाइम पे ये मेरे खेत में डिस्चार्ज होगा। 8,000 पानी एक्स्ट्रा हो रहा है तो रिटर्न में कुएं में छोड़ सकता हूं। तो ऐसे कैलकुलेशन करके ड्रिप इरिगेशन का चुनाव करना है। लाइन अगर 100 फीट है, 150 फीट है, 200 फीट है, 200 फीट तक 16 mm का ड्रिप इरिगेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 300 फीट तक लाइन लंबी है तो आपको 20 mm का ड्रिप इरिगेशन लगेगा। 400 फीट लाइन लंबा है तो सेंटर से सबलाइन डालिए, आधा आधा कीजिए। सबलाइन यानी कि दोस्तों वो आपको छोटा सा पाइप दिख रहा है वो, तो इसका पूरा खेल होता है मोटर के ऊपर, पानी का डिस्चार्ज कितना आ रहा है। अगर आप कैश क्रॉप में अच्छा पानी खेत को गिरा और अच्छा फर्टिलाइजर इसमें से वाटर सोल्यूबल सप्लाई हुआ तभी आपकी फसल अच्छी आएगी। इसको बोलते हैं सबलाइन। इसके ऊपर ड्रिप का पाइप जो है यहाँ से लगता है, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से कनेक्ट हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ से कनेक्ट होकर ये ऐसे लंबे में गया है। तो ये सबलाइन हमारी 2.5 इंची की है, आधी 2 इंची की है। वो ड्रिप डिजाइन के अनुसार हमने डाली है। ये 165 फुट लंबी है, आधी 2.5 की, आधी 2 इंची की है। तो ऐसे ड्रिप इरिगेशन पहले आपको ये बिना पाइप के पहले बिछा लेना है। बिछा लेने के बाद ये हुआ ड्रिप इरिगेशन का कंप्लीट जानकारी। आपको और जानना है, जो ड्रिप इरिगेशन बेचता है उसके पास जाइए, उससे पूरी जानकारी लीजिए, ड्रिप डिजाइन कीजिए, ड्रिप के इंजीनियर से बात कीजिए और फिर ड्रिप कीजिए। डायरेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पानी अच्छा नहीं गिरता है और वहां पे हमारा बहुत नुकसान होता है। फर्टिलाइजर अच्छे से नहीं गिरता है, वाटर डिस्चार्ज अच्छे से नहीं होता है, प्लांट को अच्छे से पानी नहीं मिलता और बहुत नुकसान होता है। और वो पता चलता है आपके ग्रोथ के अनुसार, आपके उत्पादन के अनुसार। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ड्रिप आपको अच्छी ही चाहिए। अब ये बिछाना कितना है, डिस्टेंस कितना रखना है वो पहले हम जानते हैं। डिस्टेंस आपको रहना चाहिए 5 फीट का कम से कम।
अगर आप गर्मियों में फसल कर रहे हैं तो 2 लाइन टू लाइन, ये लाइन टू ये लाइन, ये लाइन टू ये ड्रिप 5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप बरसात में कर रहे हैं तो 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि बरसात का पानी आपको बीच से निकल जाना चाहिए। ये दिमाग में जरूर डालिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप ट्रैक्टर से स्प्रे कर रहे हैं, आपके पास बहुत जमीन है, तो आप 8 फीट से कर सकते हैं। वो बरसात में, गर्मियों में 8 फीट से मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में गर्म होता है और फसल के ऊपर ज्यादा गर्म लगता है और वो फिर प्रॉब्लम आने लगता है, फिर आपको उत्पादन अच्छा नहीं आएगा और वहां पे नुकसान होगा। मैंने 8 फीट से करके देखा है, गर्मियों में सक्सेसफुल नहीं है, बरसात में सक्सेसफुल होता है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बारिश होती रहती है। बिछा देने के बाद अब आपका स्टेज क्या आता है, नेक्स्ट स्टेज की बेसल डोज। बेसल डोज यानी कि क्या है कि जो ये बेड है दोस्तों, बेड के अंदर ये जो बेड बना हुआ है बड़ा वाला, इसके अंदर जो हम खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उसको बोलते हैं बेसल डोज। पहला हमने खाद का डाला, गोबर का खाद, वो हो गया ऑर्गेनिक। लेकिन हमें उर्वरक जो है, ये जो खाद है, जैसे कि 10-26-26 है, 18-46 DAP है, 12-32-16 है और अलग अलग ग्रेड्स आती है ऐसी उर्वरक की, वो हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। वो किस हिसाब से इस्तेमाल करनी है, हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट इस्तेमाल करना पड़ता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर सेकेंडरी इस्तेमाल करना पड़ता है। वो इस्तेमाल किया जाता है सॉइल टेस्टिंग के अनुसार। मान लीजिए सॉइल टेस्टिंग में आपके नाइट्रोजन फॉस्फोरस कमी है, तो आप DAP इस्तेमाल कर सकते हैं 18-46 प्रति एकड़ 2 बोरी। लेकिन एक टेंटेटिव आपको मैं बेसल डोज बताता हूं दोस्तों। जब भी आप शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो शिमला मिर्च को फास्फोरस ज्यादा लगता है, तो DAP की 2 बोरी इस्तेमाल कीजिए, 10-26-26 की 2 बोरी इस्तेमाल कीजिएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट 1 एकड़ में 50 किलो इस्तेमाल कीजिएगा। म्यूरेट ऑफ पोटैश MOP 1 एकड़ में 1 बोरी का इस्तेमाल कीजिएगा। SOP यानी कि सल्फेट ऑफ पोटैश का 1 बोरी का इस्तेमाल कीजिए, या MOP या SOP या दोनों में से एक ही इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा। ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत कीजिएगा, कोई फायदा नहीं। 10 से 15 हजार रुपए का केवल इसमें आप बेसल डोज डालिएगा, उससे ज्यादा मत डालिएगा दोस्तों। और जो आप ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं, वो अगर आप ड्रिप इरिगेशन ISMR का डालते हैं तो 40 से 45 हजार खर्चा होगा। अगर लोकल का डालते हैं तो 10 से 15 हजार रुपए खर्चा होगा दोस्तों। आपके एरिया में ड्रिप इरिगेशन कैसे आता है वो देखिएगा। और एक बार ड्रिप इरिगेशन आप लेते हैं, ISI वाला 8 साल तक चलता है, मेंटेनेंस रखते हैं, तो लोकल वाला 2 से 3 साल चल सकता है मेंटेनेंस के अनुसार। तो हमने बेसल डोज डालते वक्त क्या करना है, जो ड्रिप बिछाया है उसके ऊपर ऐसे फेंकते हुए जाना है। हमने बेसल डोज फेंक दिया, बेसल डोज पूरे लाइन पे सीधा हुआ, बाकी के खेत में नहीं जाएगा, मिक्स भी हो जाएगा बीच में। अच्छा, जब बेसल डोज डालते हैं तो बात आती है हमारी बेड प्रिपरेशन की। अगर सपाट जमीन पे लगा देंगे तो जड़ें कहाँ पे बैठेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मेरी शिमला मिर्च की फसल है। अब ये जो बेड ऊंचा बनाया है हमने, ये हमने 1 फीट का ऊंचा बनाया है। 1 फीट से इतना भी होगा तो भी चलेगा। हमारे यहाँ जितनी मिट्टी है उतना सारा हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है। तो ये बेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बेड के अंदर जो हमने डाला वो बेसल डोज भी इंपॉर्टेंट है, और इस बेड में जो हमने ये ड्रिप डाला वो भी इंपॉर्टेंट है। अब ये बेड बनाने में खर्चा जो है 4 से 5 हजार रुपए आता है। बेड कैसे बनता है, एक तो रिवर्स पावर टिलर से बनता है और एक ट्रैक्टर के रेजर से बनता है। गर्मियों में ट्रैक्टर के रेजर से बनाइए, बेस्ट है, पूरा का पूरा मिट्टी उठ जाएगा। बरसात में पावर टिलर से बनाइए, क्योंकि वापसा कंडीशन अच्छा होता है, मिट्टी अच्छा ऊपर पकड़े रहती है। गर्मी में धूल ज्यादा उड़ती है और पकड़े नहीं रहती है, और अच्छे तरीके से वो बेड नहीं बन पाता है। जब भी बनाइएगा ये जरूर याद रखिएगा, 1 फीट ऊंचा रहना चाहिए, 2.5-3 फीट चौड़ा रहना चाहिए। अगर 5 फीट का अंतर है तो 3 फीट का बेड, 2 फीट बीच में नाली, चलने के लिए जगह रहनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। ये बेड जितना बढ़िया, जितना मुलायम, उतना आपके लिए बेहतर है। ये जितनी अच्छी ग्रोथ, उतना अच्छा पैसा आपको मिलेगा, ये अगर बेस आपका मजबूत है तो। और ये मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो डिस्टेंस है, ड्रिप इरिगेशन का डिजाइन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको फॉलो कीजिएगा ही कीजिएगा, ठीक है। बेड बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 घंटे में एक करके बेड बन जाते हैं। अब हमारे बेड बन गए, ड्रिप बिछ गया, ड्रिप अंदर चला जाता है बेड बनाते समय, उसको उठा लेना है, ऊपर की तरफ लगा देना है। ऊपर की तरफ लगा देने के बाद अब क्या बात आती है हमारी इसमें मल्चिंग पेपर की। मल्चिंग पेपर में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सही मल्चिंग पेपर लेना। आप कोई भी कैश क्रॉप कर रहे हैं तो आपको मल्चिंग पेपर सही होना चाहिए। तो उसके लिए कैसे पहचानना है, मोबाइल की टॉर्च लगाना है, मल्चिंग पेपर के नीचे ऐसे लगा देना है। अगर लाइट 100% पास हो गई, 50% पास हो गई, कुछ भी पास हो गई, तो समझिए मल्चिंग पेपर गड़बड़ है। इसमें से लाइट पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर गड़बड़ मल्चिंग पेपर चल रहे हैं, उसके वजह से हमारे फसल को ग्रोथ नहीं मिलती। हमने ये प्रॉपर अच्छे कंपनी का मल्चिंग पेपर इस्तेमाल किया है, 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर है। इसके ऊपर 2 फसल हम ले सकते हैं। अगर शिमला मिर्च के बाद आपको टमाटर लेना है, कोई अन्य फसल लेनी है, तो 25 से 30 माइक्रोन का पेपर आप इस्तेमाल कीजिए। माइक्रोन यानी कि दोस्तों होता है थिकनेस, ये वाला। इस मल्चिंग पेपर की कीमत है दोस्तों 2600 रुपए से लेकर 2700 रुपए का एक बंडल आता है। 4 फीट चौड़ा होता है और 1200 फीट लंबा होता है। 4 फीट चौड़ा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये पूरा बेड कवर करना चाहिए, यहाँ पे खरपतवार नहीं उगेगी, फसल को परेशान नहीं करेगी। और मल्चिंग पेपर के ढेर सारे फायदे हैं। पानी का इवापोरेशन नहीं होता है, खरपतवार ऊपर नहीं आती है, फसल के ऊपर डिजीज नहीं आता है, फसल लंबे समय तक चलती है, लाइट को एब्जॉर्ब करती है और कंट्रोल में रखता है। इसके ऊपर लाइट ज्यादा नहीं जाती है, जमीन के ऊपर लाइट नहीं जाती है, तो अंदर एक अच्छा अनुकूल वातावरण बना रहता है, पानी की भी बचत हो जाती है। ऐसे सैकड़ों फायदे हैं। गर्मी में आप
मई में अप्रैल में प्लांटेशन कर रहे हैं, आपके यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता है, तो सफ़ेद ऊपर रहना चाहिए, काला नीचे रहना चाहिए। और अगर आप जून से लेकर दिसंबर तक प्लांटेशन कर रहे हैं तो सिल्वर ऊपर रहना चाहिए और ब्लैक नीचे रहना चाहिए। ऐसे 2 ही प्रकार के शिमला मिर्च में आप मल्चिंग पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्चिंग पेपर बिछाने के लिए लेबर कॉस्ट आपको जाएगा लगभग 5,000 रुपये प्रति एकड़। ड्रिप इरिगेशन बिछाने के लिए आपको जाएगा प्रति एकड़ 2,000 रुपये आसपास खर्चा होगा प्रति एकड़। तो अब यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें लेने पड़ते हैं होल। इस मल्चिंग पेपर के ऊपर होल लेने के लिए एक जुगाड़ होता है दोस्तों, उस जुगाड़ में बस आग लगा देना है, उसको गर्म कर देना है और इसके ऊपर लगाते हुए जाना है। इस होल से होल होते जाएंगे। गर्मियों में आप इसको ऊपर होल लेना है तो बड़ा 2.5 इंच का होल लीजिएगा। बरसात में ले रहे तो 2 इंच का लीजिएगा, क्योंकि खरपतवार उगता है, खरपतवार फसल के लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिक्कत छोटी छोटी चीज़ों से ही है दोस्तों। हम ऐसे कहते हैं कि उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, लेकिन उससे ही दिक्कत होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और हमारी फसल फिर खराब हो जाती है। जिगजैग होल लेने हैं हमेशा, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, सामने सामने आएगा तो वो फसल एक दूसरे को लड़ेगी, हम स्प्रे अच्छे से नहीं कर पाएंगे, स्प्रे कवरेज नहीं होगा। जिगजैग लेना है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो भी यहीं पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि होल लेते समय ही हमें वो डन करना पड़ता है। बारिश में आप शिमला मिर्च लगा रहे तो 1.25 फीट से 1.5 फीट रखिएगा। गर्मी में आप लगा रहे तो 1 फीट से 11 इंच इतना ही रखिएगा। अभी हमने यहाँ पे 1 फीट रखा है, यानी कि 1 वित्ता से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ये देखिए 1 वित्ता हमने यहाँ पे रखा है, ये देखिए एक बराबर 1 फीट, हर एक कहाँ पे भी आप नापिए, ऐसे भी 1 फीट, ऐसे भी 1 फीट, ऐसे भी 1 फीट, ऐसे भी 1 फीट, ऐसे, ये देखिए तो पूरा बराबर ही आएगा। तो ऐसे हमें होल ले लेना है गर्मियों में 1 फीट पे, और बरसात में हमें 1.5 फीट पे 100 फीट पे ही लेना है, उससे कम भी नहीं आना, ज़्यादा भी नहीं आना। ये मेरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये आप जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये हो गई अब हमारी पूरी की पूरी लंबी खासी बेसिक तैयारी। अब हम जानते हैं नर्सरी के बारे में। अगर हमारा बीज अच्छा होता है तो ये नर्सरी अच्छी आती है, और नर्सरी अच्छी होती है तो हमारा आने वाला उत्पादन अच्छा आता है। तो हमें नर्सरी का चुनाव और नर्सरी का प्लानिंग वो अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बरसात में आपको 28 से 30 दिन की नर्सरी लगानी है, जून से दिसंबर तक। अगर आप जनवरी से लेकर मई तक कभी भी प्लांटेशन करते हो तो 35 दिन का प्लांट होना चाहिए, वो भी 70 होल के प्रो ट्रे में होना चाहिए, ताकि ये जो स्टंप है ये बड़ी होती है। 70 होल का ट्रे, यानी कि ये मेरे जो हाथ में है दोस्तों, ये 102 होल का ट्रे है। ये देखिए, ये गर्मी में इस्तेमाल करते हैं तो आप 70 होल का होना चाहिए, ताकि ये जो प्लांट की स्टंप है ये मोटी होनी चाहिए। और जून से दिसंबर में करते हैं तो 102 होल का होगा तो चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्रो ट्रे में नर्सरी बनती है, जो नीचे होता है, ये देखिए, ये कुल्फी की तरह नीचे की तरफ छोटा होना चाहिए, ऊपर की तरफ बड़ा होना चाहिए। अगर एक बराबर गोल है तो रूट कॉइलिंग होगा, रूट घूमेगा एक ही जगह पे। जब प्लांटेशन करेंगे तो रूट कॉइलिंग का प्रॉब्लम आएगा, तो रूट कॉइलिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे मीडियम रूट्स होना चाहिए, ज़्यादा भी रूट्स नहीं, कम भी नहीं। तो ये याद रखिएगा, ज़्यादा ओल्ड प्लांट आप लगाते हैं तो ग्रोथ नहीं पकड़ेगा, जल्दी सस्टेन नहीं करेगा। अभी हमारा 8-10 दिन में अच्छा खासा सस्टेन यहाँ पे किया है, क्योंकि हमने एकदम बराबर साइज का पौधा हमने लगाया था। ये याद रखिएगा, गर्मियों में 35 दिन 70 होल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। मैं एक आइडियल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस आया है। और बरसात में 28 से 30 दिन का एक नर्सरी का प्लांट जब आप लाते हैं तो ये 1 रुपये 70 पैसे का है। डिपेंड करता है वैरायटी आप कौन से लगा रहे हैं, कोई 2 रुपये का आता है, कोई 2.5 का आता है, डिपेंड करता है। 70 होल का वहाँ पे कोकोपीट ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, तो वो बनाने में पैसा ज़्यादा लेते हैं। मेरा तो 1 रुपये 70 पैसे का है। 1 एकड़ में अगर आप बरसात में प्लांट लगा रहे हैं तो आपको जो मैंने बताया 100 फीट 1.5 फीट, तो 12,000 प्लांट इनफ है 1 एकड़ में। और गर्मी में आप लगाते हैं तो 16,000 17,000 प्लांट प्रति एकड़ लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा घना होना चाहिए, ताकि सनलाइट से वो फल के ऊपर बर्निंग नहीं आएगा और फल खराब नहीं होगा। तो 1 एकड़ का हिसाब हो गया। अगर 1 रुपये 70 पैसे से हम पकड़ ले, और मैंने यहाँ पे 1.25 एकड़ के 1 एकड़ में मान लीजिए 16,000 प्लांट डाले हैं, 1 रुपये 70 पैसे इंटू 16,000, 27,000 के आपको लगेंगे प्लांट्स टोटल, 27,200 रुपये के। तो ये प्लांट्स जब भी लाएंगे नर्सरी से, 27,000 रुपये आप दे रहे तो उतने क्वालिटी के होने चाहिए। इसके ऊपर कोई डिसीज नहीं होना चाहिए, लीफ स्पॉट या कोई भी थ्रिप्स आ रहा है, फिर आ रहा है, जैसे नर्सरी से ही आ रहा है, और वो प्रॉब्लम प्लांट ही आपके खेत में लगा रहे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। तो जब भी लाते हैं हाइजीन नर्सरी लाना है। अगर आपको नर्सरी बनानी है तो आप कंपनी से अच्छा सीड मंगाइए, ट्रूथफुल लेबल उसके ऊपर पढ़िए, लेबल देखिए ट्रूथफुल लेबल है कि नहीं, फिर आप सीड लगाइए इसमें। इसको पूरा कोकोपीट भर दीजिएगा, और कोकोपीट भरने के बाद उसको भट्टी लगाना पड़ता है। भट्टी पे लगा देने के बाद उसका जर्मिनेशन होता है। ये प्रोसेस थोड़ा क्रिटिकल है, ये आपको सीखने के लिए पहले 1-2 ट्रे पे ट्रायल करना पड़ेगा। हमारे चैनल पे नर्सरी कैसे बनती है इसके बारे में एक वीडियो है, वो जाके आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा नर्सरी कैसे बनती है। क्योंकि इस वीडियो में मुझे बहुत सारी और भी जानकारी देनी है डिटेल में। मुझे ये बताइएगा 4-5 घंटे का कैप्सिकम के ऊपर कोर्स बनाना चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो भी मैं सोच रहा हूँ कोर्स के बारे में भी। तो ये ऐसे नर्सरी आपको लाना है, ये याद रखिएगा। क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए,
और ये जो स्टंप है वो मजबूत गर्मी में रहनी चाहिए, बरसात में ऐसे नाजुक मुलायम रहेगी तो भी चलेगा दिसंबर तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ये नर्सरी लाते हैं आपके खेत के आसपास एक दिन पहले ही ला के रख देना है। ला देने के बाद आपको क्या करना है, इसको डिसइंफेक्शन करना है, यानी कि क्या करना पड़ता है कि इसके अंदर जो भी फंगस आता है नर्सरी से वो हमें खत्म करना है या उसको कम करना है। वो कैसे होता है कि हमारे पास सुडोमोनास होता है, सुडोमोनास मार्केट से लाना है। ये एक प्रकार का जीवाणु है दोस्तों, जो जीवाणु अलग अलग जो खतरनाक फंगस होता है उसको खाता है। तो हमें क्या करना है, एक बकेट में पानी लेना है 30 लीटर, 30 लीटर में हमें 150 ml सुडोमोनास 5 ml के हिसाब से प्रति लीटर डाल देना है और इस पूरे ट्रे को उसमें डुबो देना है। उसके साथ साथ आप माइकोराइजा भी ले सकते हैं और बिवेरिया मेटाराइजम वर्टिसिलियम भी ले सकते हैं। ये तीनों को कॉम्बिनेशन करके इस प्लांट को डीप करना है। बिवेरिया मेटाराइजम वर्टिसिलियम क्या करेगा, इसके अंदर जो पेस्ट इंसेक्ट होंगे कोकोपीट के अंदर वो खत्म हो जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगा वहां पे। और माइकोराइजा क्या होता है कि वो भी एक बैक्टीरिया है दोस्तों, वो बैक्टीरिया जमीन के अंदर आपके जड़ों को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। जब आप उसमें डुबोते हैं तो आपको फायदे होते हैं और उसमें डुबो के एक दिन पहले ये कार्यक्रम आपको कर लेना है और फिर करना है आपको प्लांटेशन। अभी तक जो हमने किया है वो सब कुछ हमने सही से किया और प्लांटेशन ही हमने गलत किया तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए प्लांटेशन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन हम प्लांटेशन करने वाले हैं, हमने डेट फाइनल कर ली, उसके 3 दिन पहले इस खेत में पानी छोड़ना है, पानी इसको देना है, पूरे रात भर पानी देना है। रात भर पानी देने के बाद दिन भर जो भी गर्म होगा वो इस होल से निकल जाएगा, साइड से निकल जाएगा। फिर दूसरे दिन पानी देना है, फिर एकदम गीला कर देना है, इतना गीला करना है कि इसमें पूरा कीचड़ हो जाना चाहिए और फिर सूखने देना है हल्का सा। फिर तीसरे दिन हमें प्लांटेशन करना है। तो ऐसा मॉइस्चर रहना चाहिए। देखिए इसमें हल्का और पानी होगा तो भी चलेगा, हल्का हल्का कीचड़ हाथ में लगेगा तो भी चलेगा। तो उस टाइम पे हमें प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन का समय क्या होना चाहिए, अगर आप बरसात में लगा रहे हो तो दिन भर लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, क्लाउडी वेदर रहता है, बादल रहते हैं। अगर आप गर्मी में लगा रहे हो तो गर्मी में आपको दोपहर के 2 बजे के बाद प्लांटेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि 2 बजे स्टार्ट करेंगे शाम को 6-7 बजे तक खत्म हो जाएगा। ज़्यादा लेबर लगाने हैं आपको, जब लगा के हो जाएगा तो रात भर 12 घंटा उसको छाँव मिलेगी, तो वो प्लांट सेट हो जाएगा 12 घंटे में। जब भी आप प्लांट लगाते हैं तो आपको 1 एकड़ में 12 से 15 लेबर लगेंगे। 12 से 15 लेबर का 4,500 रुपये के आसपास खर्चा हो सकता है। जब आप प्लांटेशन करते हैं तो उनको ये इंस्ट्रक्शन देना है, प्लांट निकालते समय ऐसे निकालना चाहिए, इस ट्रे में जो है पानी ज़्यादा नहीं मारना है। जब बाहर निकालते हैं ऐसा रूट रहता है तो यहाँ पे पहले जो है 2 लेबर लगाने हैं और उनको ऐसे बोलना है कि यहाँ पे ढीला कर दे ऐसा हल्का सा, ताकि नर्सरी जो लगाने वाले लोग हैं उनको यहाँ पे इजीली वो प्लांट्स लगा सके। यहाँ पे तो हमने ऐसे ढीला, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लांटेशन हो चुका है, अभी यहाँ पे लाइव कहीं चालू भी नहीं है। प्लांट को ऐसे रख देना है, रख देने के बाद जो हमने साइड की मिट्टी यहाँ पे अभी उठाई थी सरिया से, उसको ऐसे लगा देना है। एक चीज़ याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे क्या होती है कि हम लकड़ी लेते हैं और ऐसे होल कर देते हैं और ऊपर प्लांट रख देते हैं, नीचे खाली रह जाता है, वहाँ पे फंगस तैयार होता है, पानी जम जाता है, जड़ें सड़ने लगती है। तो जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो दोनों हाथ से ऐसे दबा के इसको फाइनल टच ऐसे देना है। इसके बाद यहाँ पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, इसको इसलिए दबाना है क्योंकि यहाँ की मिट्टी सेट होनी चाहिए और यहाँ पे जब हम ड्रेंचिंग करेंगे तो यहाँ की जड़ें जो है खाली नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे दबा देना है और होल के सेंटर में लगाना है ताकि ये मल्चिंग के ऊपर नहीं गिरेगा, ये ध्यान रखना है। अगर किनारे पे लगा देंगे तो मल्चिंग अगर बाई चांस गर्म हो जाता है गर्मी में तो ये साइड से ये प्लांट यहाँ पे जल सकता है, तो सेंटर में लगा देना है। और प्लांट लगाते समय जिगजैग ही लगाना है, सामने सामने नहीं लगाना, एक इधर एक इधर। बाई चांस होल लेते समय सामने सामने होल हो जाते हैं कभी, तो वो याद रखिएगा। अभी यहाँ पे देखिए ये हमारे लेबर के हाथ से गलती हुई है कि सामने यहाँ पे हो गए, हल्का सा तिरछा होना चाहिए। तो ये गलती आप मत करिएगा। अब ये लेबर से कभी कभी हो जाती है जल्दबाजी में, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। जिगजैग ही प्लांट रहना चाहिए, प्लांट लगाते समय ऐसे ही करना चाहिए। अब प्लांट लगा देने के बाद 1 आध घंटा मोटर को चला दीजिएगा और पानी गीला हो जाएगा तो चलेगा। उसके बाद 3 दिन आपको कुछ नहीं करना है। लोग जैसे ही लगाते थे तुरंत ड्रेंचिंग करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। 3 दिन के बाद ड्रेंचिंग करना है, 2 या 3 ड्रेंचिंग करने होते हैं। वहां पे अभी लाइव चालू है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे ड्रेंचिंग किया जा रहा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बीच से गैप रखा है दोस्तों। यहाँ पे दोनों साइड से बांस इसलिए है क्योंकि केवल 2 लेबर जो है 2 गन से पूरा खेत जो है स्प्रे करने के लिए हमने दोनों साइड से ये बांस मारा है। बांस किस लिए होता है कि पाइप हम यहाँ से लेके आएंगे, फिर इस लाइन में घुसेंगे, फिर इस लाइन में, ऐसे घूमते 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 हम पूरे खेत को स्प्रे करते हैं। इसीलिए जब भी पहले प्लांटेशन हो जाता है यहाँ बीच में प्लांट्स नहीं लगाने हैं और दोनों साइड से ये बांस लगा देना है। तो इससे क्या होता है कि आपको स्प्रे में आसान रहती है, बीच से चलने में इजी रहता है। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, अभी मैं प्लांटेशन का आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वाटर कैसा चाहिए, आप कुएं का पानी, नदी का पानी, बोरवेल का पानी, हर जगह का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस पानी का पीएच, टीडीएस ये आप चेक कर लीजिएगा। आपका पानी खारा होगा तो आपको दिक्कत है, बाकी अदरवाइज तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। और हमारा यहाँ पे अभी जो ड्रेंचिंग चल रहा है, कुएं का पानी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो पानी हमने शुरुआत में इस खेत को दिया था 10 से 12 घंटा एक बार दिया था, फिर 12 घंटा,
फिर 12 घंटा। और ये ड्रेंचिंग हर प्लांट को अभी इनको लोग को अंदाज़ा हो चुका है 50 से 60 मिली बराबर यहाँ पे जा रहा है, ये देखिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ ड्रेंचिंग यहाँ पे क्या देने। ड्रेंचिंग यानी कि हर प्लांट को 50-50 ml जो है दिया जाता है। अभी इस फार्म को 8 दिन हो चुका है, तो ये आखिरी ड्रेंचिंग है। यहाँ पे 2 ही ड्रेंचिंग हम ज़्यादातर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके अनुसार एक टेंटेटिव क्या आप ले सकते हैं, पूरे इंडिया भर में आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप ड्रेंचिंग आपको लेना है सुडोमोनास प्रति लीटर 5 ml के हिसाब लेना है। बीवीएम यानी कि बिविरिया मेटाराइजम और वर्टिसिलियम और माइकोराइजा, जो हमने डिपिंग में इस्तेमाल किया था सुडोमोनास, माइकोराइजा और बीवीएम, उसका ही ड्रेंचिंग दोबारा करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि जब हम प्लांट लगा देते हैं, मिट्टी में जो खराब फफूंद है वो हमारे फसल को परेशान कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहला ड्रेंचिंग लेना है बिविरिया मेटाराइजम वर्टिसिलियम, तीनों का कॉम्बिनेशन आता है, लिक्विड में भी आता है, पाउडर में भी आता है। उसके साथ साथ हमें लेना है माइकोराइजा लिक्विड वाला, और हमें लेना है सुडोमोनास, वो लेना है हमें 5 मिली प्रति लीटर। ये तीनों 5-5 ml। माइकोराइजा वो डब्बे के ऊपर लिखा रहता है कितने हिसाब से लेना है, पाउडर वाला होता है तो कम होता है। 1 एकड़ में अगर आपके मान लीजिए 16,000-17,000 प्लांट है तो आपको 1,000 लीटर पानी लगेगा। 1,000 लीटर के लिए आपको बैरल भर लेने, बैरल में दवा बना लेना है, बनाने के बाद पंप में भरना है और हर प्लांट को 50-50 ml पहला ड्रेंचिंग देना है। दूसरा ड्रेंचिंग आप 12-61 ह्यूमिक एसिड का दे सकते हैं या 15-15 ह्यूमिक एसिड का दे सकते हैं। अगर आपको ग्रोथ अच्छी कर रही है और आपके यहाँ पे ठंडी है तो 12-61 का दीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर है तो 15-15 ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं। और फिर तीसरा और आखिरी का ड्रेंचिंग जो है आप ट्राइकोडर्मा का एक दीजिए, बहुत है आपके फसल के लिए। ट्राइकोडर्मा के साथ साथ आप फिर से एक बार 19-19 दे सकते हो और 12-61 दे सकते हैं। ये 3 ड्रेंचिंग बहुत है दोस्तों। 3 ड्रेंचिंग में पहला ड्रेंचिंग आपका जा रहा है इंसेक्ट के लिए, पेस्ट के लिए, जो कि जमीन के अंदर से जो पेस्ट आते हैं वो परेशान करते हैं, वो खत्म हो जाएंगे बीवीएम से। सुडोमोनास जो है, जो फंगस है, फफूंद है, वो खत्म कर देगा। दोस्तों ये कोई केमिकल चीज मैं आपको नहीं बता रहा, ये जो बता रहा हूँ ये जीवाणु है। फफूंद एक प्रकार के अच्छे फफूंद हमारे फसल के लिए काम करते हैं। ट्राइकोडर्मा एक अच्छा फफूंद है जो हमारे फसल के लिए, जो निमेटोड है, जो अलग अलग टाइप के और फंगस होते हैं उनको वो कंट्रोल करता है। ट्राइकोडर्मा शुरुआत में अगर आपने दे दिया तीसरा ड्रेंचिंग फाइनल, तो इस फसल के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसके बाद महीने में एक बार आपको फिर ट्राइकोडर्मा 1 लीटर प्रति एकड़ या 2 लीटर देंगे तो भी चलेगा। ये फसल टोटल दोस्तों 5 महीने की है। अगर आपने अच्छी खासी लाई तो 5-6 महीना तक आप चला सकते हैं, वरना 4 महीने में, 3-4 महीने में ही खत्म हो जाती है। लेकिन अच्छी ग्रोथ की तो 5 महीना, और 5 महीने का उत्पादन आपको अच्छा पैसा देगा, ये नोट कर लीजिएगा। 2 महीना 2.5 महीना में केवल 2-3 हार्वेस्टिंग हो जाते हैं, वो पैसा आपको नहीं देगा। अब दोस्तों हमने जब फसल लगा दी तो इरिगेशन मैनेजमेंट इसका कैसा करना होता है वो मैं तुरंत आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता हूँ। वापसा कंडीशन पे जमीन रखनी है। वापसा कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ, यहाँ पे ये देखिए, तो ये ऐसी वापसा कंडीशन होना चाहिए। इसमें कीचड़ नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे लड्डू बनेगा और ऐसे लड्डू फूटेगा तो मान लीजिए वापसा कंडीशन है। या तो सॉइल सेंसर मैंने लगाया है वहाँ पे, वो सेंसर के हिसाब से और मेरे हाथ के हिसाब से मैंने मैच किया, उस हिसाब से मैं कर सकता हूँ। दोनों चीज़ें होती है। शिमला मिर्च को जनरली हफ्ते में अगर 2 बार पानी देते हैं आप तो बहुत है। एक टाइम पे अगर आप 4 लीटर पानी देते हैं, 2 लीटर बटन का मेरा डिस्चार्ज यानी 2 घंटा में चलाऊंगा तो बहुत है। हफ्ते में आप 2 बार चलाते हैं तो एक टाइम पे अगर 4 लीटर या 8 लीटर देते हैं तो भी चलेगा, दिक्कत नहीं है दोस्तों। 4 लीटर भी चलेगा, 8 लीटर भी चलेगा। ये सारा डिपेंड करता है इरिगेशन जो है आपके सॉइल के अनुसार। आपकी सॉइल का रिटेंशन जो अगर कम है, मिट्टी में पानी पकड़ता ही नहीं तो पानी तुरंत निकल जाएगा, तो आपको तुरंत पानी तीसरे दिन पे आएगा। तो वो उस सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे यहाँ पे मैंने बताया कि एक टाइम पे 4 लीटर लगता है, हफ्ते में 2 बार मेरे लिए बहुत होता है। सॉइल के अनुसार आपको समझना पड़ेगा। जब आप सॉइल टेस्टिंग करते हैं तो सॉइल टेस्टिंग जहाँ पे करें उनको बोलिए कि हमें फिजिकल रिटेंशन हमारे सॉइल का बताइए। रिटेंशन कितना है, 120 है, 130 है, 140 है। अगर आपके सॉइल का रिटेंशन 120-130 है तो बहुत कम पानी पकड़ता है। अगर आपके सॉइल का रिटेंशन 100-200 के आसपास है, 180 के आसपास है तो बहुत ज़्यादा पानी पकड़ेगा, पानी छोड़ेगा नहीं। वो 120-30 पानी तुरंत छोड़ता है, जितना रिटेंशन ज़्यादा उतना पानी पकड़ता है। तो आपको रिटेंशन पता चल गया तब आप इरिगेशन मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल तरीका ये है, प्लांट के पास जाइए, यहाँ का मिट्टी निकालिए और बस कीचड़ नहीं होना चाहिए, ऐसे चेक करिए नॉर्मली, और हाथ के इंप्रेशन भी समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे जो है 50% जो है मॉइस्चर है। जब 40% मॉइस्चर पे आ जाता है ये तो मैं इसको पानी देता हूँ, यानी सूखा हल्का हल्का सूख जाता है वापसा पे, फिर पानी देता हूँ। जब प्यास लगेगी तभी पानी देना है आपको। तो पूरे सीजन में ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं कि फल लग गया तो 10 लीटर दो, 20 लीटर पानी दो, ऐसा नहीं। और घंटे के हिसाब से मत दीजिएगा। आपका बटन कितना पानी दे रहा है डिस्चार्ज, उसके हिसाब से लीटर में पानी देना है फसल को। 4 लीटर, 8 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर जितना लगता है। और पूरे सीजन में आपको ऐसे ही इरिगेशन मैनेजमेंट करना है। ज्यादा पानी देते तो ये फसल वेल्टिंग से सूख जाती है, पौधा खराब हो जाते हैं, तो ज्यादा पानी मत दीजिएगा। 1-2 चीज दोस्तों बताना आपको रह गया था। जो ड्रेंचिंग हम 3 ड्रेंचिंग करने वाले हैं उसमें हर बार ड्रेंचिंग को 2 लेबर लगते हैं, उसका एक 800 रुपये पकड़ लीजिए। और हर बार ड्रेंचिंग को जो हम दवा का इस्तेमाल करने वाले हैं
उसमें 1500 रुपये, यानी कि हमें 2500 रुपये के आसपास जो है, आसपास में बोल रहा हूँ, एक ड्रेंचिंग का खर्चा हो सकता है, 3 ड्रेंचिंग का 7500 रुपये। एक और चीज़ में रहेगी बताने की, वो है मल्चिंग पेपर। 1 एकड़ में आपको 7 से 8 बंडल लगते हैं। अगर अच्छा क्वालिटी का आप एक एवरेज रेट 2500 रुपये पकड़ ले, हर एरिया में अलग अलग होता है, 4 फीट चौड़ा और 1200 फीट लंबा, 2500 रुपये। तो यहाँ पे अब मैं अगर 7 बंडल पकड़ता हूँ तो 7 × 2500 17,500 के आसपास हो जाता है, और बिछाने का 5000, 22,000 रुपये के आसपास मल्चिंग में खर्चा होता है। अब जानते हैं हम न्यूट्रिशन सिस्टम इसको कैसे दिया जाता है। हमारे जब 3 ड्रेंचिंग कंप्लीट हो जाते हैं, पहला ड्रेंचिंग 4वें दिन देना है, फिर 7वें 8वें दिन देना है, फिर 10वें 11वें दिन देना है। 12 दिन तक हमारे 3 ड्रेंचिंग कंप्लीट हो जाते हैं। ड्रेंचिंग कंप्लीट होने के बाद हमें देना पड़ता है इसको फर्टिगेशन यानी कि न्यूट्रिशन करना पड़ता है। वो भी मैं आपको आगे पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों, कैसे करना है, आपके सॉइल के अनुसार कैसे करना है। लेकिन फर्टिगेशन न्यूट्रिशन स्टार्ट कब करना होता है? न्यूट्रिशन स्टार्ट करना होता है 15 से 20 दिन के बाद, जब प्लांट आपका सेट हो जाता है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लांट जो है 20 से 25 दिन का है, इसमें फ्लावर सेट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे शिमला मिर्च भी सेट हो रहा है। इसके पहले ही हमें फर्टिगेशन स्टार्ट करना पड़ता है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फर्टिगेशन यानी कि क्या होता है? देखिए, जब हम फसल लगाने से पहले एक गोबर का खाद डाल दिया, फिर हमने बेसल डोज भी डाल दिया हमारे सॉइल के अनुसार। लेकिन फर्टिगेशन यानी कि क्या होता है कि जो वाटर सोल्यूबल ग्रेड्स होती है दोस्तों, जैसे कि 1261 होता है, 1919 होता है, 19-19-19 यानी कि एन नाइट्रोजन 19, फास्फोरस 19 और पोटेशियम 19। देखिए दोस्तों, हमारे प्लांट को सबसे ज़्यादा लगता है NPK, ये प्राइमरी न्यूट्रिशन है। उसके बाद सेकेंडरी लगता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। उसके बाद लगता है आयरन, बोरॉन, जिंक, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, ये माइक्रोन्यूट्रेंट लगते हैं। सबसे ऊपर NPK, फिर सेकेंडरी, फिर माइक्रोन्यूट्रेंट। तो जो सबसे ज़्यादा लगता है NPK, उसमें ग्रेड्स आती है, जैसे 1261, 052 34, 1340, 13, 0050, ऐसी ग्रेड्स आती है और अलग अलग टाइम पे उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। और कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये हमें ज़रूरत के अनुसार देना पड़ता है, ये हमारे सॉइल टेस्टिंग के अनुसार देना पड़ता है। माइक्रोन्यूट्रेंट भी दोस्तों केवल महीने में अगर 2 बार 1-1 किलो 1 एकड़ के लिए या 2-2 किलो 1 एकड़ के लिए गया तो भी बहुत है। माइक्रोन्यूट्रेंट एकदम कम लगता है, तो ज़्यादा उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब प्लॉट हमारा 20 दिन के आसपास हो जाता है तो शुरुआत में हमें क्या देना पड़ता है कि 1261 देना पड़ता है, फिर हमें 19-19 देना पड़ता है। तो 1 एकड़ में जो मैं ये 19-19, 1261 बता रहा हूँ, ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है दोस्तों। हमारे आसपास की कोई भी दुकान में आप जाते हैं और वहाँ पे जो वाटर सोल्यूबल अगर आप खाद मांगते हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और 1 एकड़ में जो है वाटर सोल्यूबल खाद आपको एक टाइम पे 5 किलो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। 200 लीटर पानी में डाल देना है, उसको मिक्स कर देना है 1261, फिर इंजन से जो है स्टार्ट करके उसको मेन लाइन में डाल देना है और मेन पाइप से पूरे खेत में ड्रिप इरिगेशन से गिरेगा। इसको बोलते हैं फर्टिगेशन, यानी कि वाटर सोल्यूबल खाद टैंक से होते हुए, ड्रिप पाइप से होते हुए हर प्लांट के नीचे थोड़ा थोड़ा गिरता रहेगा और एक टाइम पे 5 किलो हमें देना है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये 1261, 19-19, 05234 या कैल्शियम नाइट्रेट हुआ या अन्य और भी ग्रेड्स आती है माइक्रोन्यूट्रेंट की, देना कैसे है? तो सबसे ज़रूरी क्या है कि जब पौधे का विस्तार होता है तो हमें उस टाइम पे 19-19 और 1261 देना पड़ता है। जब फ्लावरिंग होता है तो 1340, 13 देना पड़ता है। जब ऊपर जो पत्तियों की ग्रोथ और कलियों की ग्रोथ अच्छी होने के लिए हमें कैल्शियम नाइट्रेट देना पड़ता है। उसके बाद जब फल मोटा होने लगता है धीरे धीरे, उस टाइम पे हमें 05234 देना पड़ता है और अंत में हमें 0050 देना पड़ता है। ऐसे हमें 2 महीने का शेड्यूल रखना पड़ता है और 2 महीने के बाद हमें फिर से 1261 ग्रोथ के अनुसार फिर से 19-19, फिर से 05234, ये ग्रेड्स हमें चलानी पड़ती है ड्रिप से। हर 3 दिन में एक बार चलाना पड़ता है। महीने में एक बार ह्यूमिक एसिड, महीने में 1 या 2 बार माइक्रोन्यूट्रेंट देंगे तो माइक्रोन्यूट्रेंट की डिफिशियंसी नहीं होगी। वैसे ही स्प्रे से भी आप कर सकते हैं, स्प्रे से NPK भी स्प्रे कर सकते हैं प्रति लीटर जो है 2 ग्राम के हिसाब से, चाहे आपका 19-19 हो, 1261 हो, 05234 हो। माइक्रोन्यूट्रेंट भी आपको प्रति लीटर आधे ग्राम के हिसाब से लेके आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता, ये फिक्स शेड्यूल की वजह से हमारा बहुत खर्चा हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको मेरे फसल में 2 महीना कंटिन्यूस कैसे फर्टिलाइजर्स मैं ड्रिप इरिगेशन से देता हूँ, एक टेंटेटिव शेड्यूल में स्क्रीन पे डाल देता हूँ, वो आप फॉलो कीजिए हेल्प के लिए दोस्तों। वैसे का वैसा उठा के मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी ब्लैक सॉइल हो सकती है, हार्ड हो सकती है सॉइल, उसमें आपके पोटैश ज़्यादा हो सकता है। अगर पहले से पोटैश है और पोटैश देंगे तो फल क्रैक हो सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा पोटैश की वजह से फसल की ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो वो देखिए, आपकी फसल मान लीजिए ज़मीन में नाइट्रोजन ज़्यादा है, आपको पता चल गया नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन आपको हिसाब से देना पड़ेगा, 1261 कम देना पड़ेगा, वहाँ पे आपको 1340, 13 या तो 05234 ये चलाना पड़ेगा। तो मैं एक टेंटेटिव शेड्यूल में डाल दे रहा हूँ, आपके सॉइल के अनुसार आप डालिए, या आपके पास का दुकानदार है उससे जानकारी लेके ही आप ये सारा फर्टिगेशन का सिस्टम कीजिएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बताता हूँ, नाइट्रोजन जो है पत्तियों को हरा रखता है, ग्रोथ को हेल्प करता है।
फॉस्फोरस जड़ों की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, फ्लावर सेटिंग के लिए हेल्प करता है, और पोटैश फल को बड़ा करने के लिए और फल के अंदर जो बीज होता है उसको परिपक्व करने के लिए होता है। तो ये 3 ऐसा होता है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी वैसे ही अलग अलग टाइप की हेल्प करता है दोस्तों। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉपर फर्टिगेशन कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी होता है ये ऐसा 20-25 दिन का प्लॉट जब हो जाता है तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि इसको सपोर्ट देना पड़ता है। तो स्टेकिंग तो एक आइडियल में स्ट्रक्चर है यहाँ पे पास में, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी आपको बंधाई के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि शिमला मिर्च के लिए जो पंडाल बनाया जाता है वो क्यों ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके यहाँ पे बहुत गर्मी है तो ये जुगाड़ सिस्टम कर सकते हैं। हर लोग के लिए शेडनेट हाउस करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप 1 एकड़ का शेडनेट हाउस करते हैं तो 16-17 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। 1 एकड़ का पॉली हाउस करने जाते हैं तो 30-35 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर ये वाला जुगाड़ सिस्टम करते हैं तो 1,70,000 में हो जाता है, और कम से कम ये बार बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार अगर सिस्टम लगा दिया 1,70,000 का तो 4 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको रनिंग कॉस्ट जाएगी निकालने का, लगाने का। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे चारों तरफ से जो है ऐसे सरिया ठोका गया है 16 mm का। सरिया ठोकने के बाद यहाँ पे इस नेट को साइड से बांधा गया ताकि अंदर पेस्ट ना जाए। आइए मैं अंदर से डिटेल में दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे अंदर आने के बाद ये देखिए, अभी बाहर कितना मुझे गर्म लग रहा था, अंदर एकदम कम लग रहा है, क्योंकि ये 35% वाला नेट है। अगर ये लोकल नेट इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50,000 खर्चा होगा एकड़ के लिए, और ब्रांडेड इस्तेमाल करते हैं तो 1,10,000 रुपये खर्चा होगा आपको। और यहाँ पे जो है ब्रांडेड इस्तेमाल किया गया है 35% वाला। 35% धूप को रोकता है, 65% धूप नीचे आती है। इससे फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। पेस्ट इसमें परेशान नहीं करते हैं। डायरेक्ट धूप यानी कि टेम्परेचर इसको नहीं लगता है, जो 40-42 का टेम्परेचर बढ़ता है वो भी नहीं लगता है। और अंदर एकदम क्लाइमेट फसल के लिए फेवरेबल क्लाइमेट अंदर बना रहता है, और फसल अच्छी ग्रो करती है। पानी का इवापोरेशन नहीं होता। ऐसे कई सारे फायदे इस नेट के होते हैं। वही मैंने शुरुआत में बताया, अगर टेम्परेचर है तो ये जुगाड़ बना सकते हैं। जुगाड़ अब बनाना कैसे है, तो जो आप पंडाल के लिए बांस इस्तेमाल कर रही है, 8 फीट का बांस इस्तेमाल करना है। एक बांस 30 रुपए का, 1,000 से 1,100 बांस लगते हैं, 30,000 के आपको बांस लगेंगे। तो ये शेडनेट जब आप करते हैं तब आपको 1,000 बांस लगते हैं। लेकिन अगर आप ये शेडनेट वाला नहीं करते हैं तो केवल 12-12 फीट पे अगर एक एक बांस लेते हैं तो 600, 700, 800 बांस में आपका 1 एकड़ का काम हो जाता है। और ये बांस की कीमत है 30 रुपए को एक बांस मिलता है 8 फीट का। अगर ये शेडनेट का नहीं है तो आप 6 फीट का भी बांस ले सकते हैं, जिसकी कीमत रहती है 20 से 25 रुपए के आसपास हमारे यहाँ पे है। तो मान लो 600 बांस अगर मैं पकड़ लूँ 25 रुपए से, तो यहाँ पे खर्चा हो जाएगा हमारा 15,000 रुपए के बांस हमें लगेंगे 1 एकड़ के लिए। ये पेट वायर आपको लगेगी काली वाली। ये पेट वायर जो है 100 से 110 रुपए किलो आती है। 10 किलो लगेगी आपको 1 एकड़ में। 1,000 रुपए आपको इसका खर्चा हो जाएगा। तो ये पेट वायर ये प्लांट के लिए जो सुतली से बांध दिया, ये देखिए, अगर इस प्लांट को आप सुतली से नहीं बांधेंगे तो लंबे समय तक ये फसल चलेगी नहीं, उत्पादन बड़ा नहीं आएगा। अगर आपको 50 टन 40 टन उत्पादन शिमला मिर्च में लेना है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख कमाने हैं शिमला मिर्च में, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करना ही पड़ेगा दोस्तों। बंधाई करनी ही पड़ेगी। तो सिंपल है, पहले 8 फीट के हिसाब से इस बांस को खड़ा किया। ये देखिए ऐसे 8 फीट है और ऐसे लाइन टू लाइन 5 फीट है। अब 8 फीट पे लाइन पे सारे बांस खड़ा कर दिए। बांस खड़ा करने के बाद एक तार ये है, ये देखिए नीचे से गई है, और ये यहाँ पे बांध दिया है। ये पेट वायर ने इसने सपोर्ट दिया है, और एक तार ऐसे भी गई है, ऐसे वाली, ये देखिए यहाँ पे। तो दोनों तरफ से जो है इस पंडाल को टाइट हो गया है, और जो हमारा गोटी होता है खेलने वाला, उससे यहाँ पे ये देखिए नेट को बांध दिया है। कितना सिंपल है। और ये जो तार है, ये 1 एकड़ में 200 किलो तार लगता है। इसका 20,000 हो जाता है, इसका 1,20,000 रुपये, इस बांस का 30,000, 1.5 लाख रुपए। और बंधाई के लिए ये पूरा सेटअप बनाने के लिए हमारे यहाँ 20,000 से 18,000 रुपये लेते हैं, 1,70,000 रुपये। ये आपका 4 साल बांस चलेगा, 4 साल नेट चलेगा, तार चलेगा 5-6 साल 10 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको रनिंग कॉस्ट निकालने का और लगाने का लगेगा। तो हर किसान भाइयों के पास पैसा नहीं होता है, बजट नहीं होता है, तो बजट ना लगाए तो ऐसा कर सकते हैं। बाकी तो शेडनेट हाउस, पॉली हाउस में जा सकते हैं। और मैंने आपको जो अभी इरिगेशन का सिस्टम या बंधाई का सिस्टम दिखा रहा हूँ, सारा शेडनेट हाउस में एक ही अप्लाई होता है। पॉली हाउस में बस कलर कैप्सिकम के लिए अलग सिस्टम होता है, उसका अलग से हम कभी वीडियो बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो इसमें नहीं होता है। हम केवल ओपन फील्ड और ये जुगाड़ शेडनेट हाउस इसमें कैसे कर सकते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे जब प्लांट 25 दिन का हो जाता है तो एक सुतली यहाँ पे मेन स्टेम में यहाँ पे बांधना होता है। ये देखिए यहाँ पे दिखा दो भाई कैमरा से पास से, एक स्टेम पे यहाँ पे बांधना पड़ता है। बांधने के बाद सीधा ऊपर जो है यहाँ पे ऐसे एक बांध दिया, तो ये 10 किलो सुतली लगेगा आपको। इसका लगभग 110 रुपये के आसपास सुतली रहता है। 10 किलो में पहली बार बंधाई में आपको 10 लेबर जाएंगे। 10 लेबर का 3,000 रुपये, सुतली का 1,000, 4,000 रुपये आपका इसमें बंधाई में चला जाएगा। तो अभी 25 दिन तक यहाँ पे ये ग्रोथ हो गया। ये देखिए, अभी जो अभी पहले वाला फार्म दिखाया था वो भी बांधने को आ चुका है, और ये भी बंधाई हो चुकी है। तो ये स्टेकिंग बहुत सिंपल है, इसको हेवी स्टेकिंग नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे हेवी इसलिए क्योंकि ऊपर से शेड नेट मारा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों होता है इसका स्टेकिंग, जुगाड़ शेड नेट हाउस और बंधाई। बंधाई इंडिया में कोई भी जगह पे आप शिमला मिर्च कर रहे हैं, बंधाई आपको ऐसी करनी ही पड़ेगी। सुतली का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, पेट वायर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। प्लास्टिक का 2 mm का वायर है दोस्तों, इसमें 1.7 भी आता है, और प्लांट ऊपर से बांधना पड़ेगा।
जैसे जैसे प्लांट आपका ऊपर आता है वैसे वैसे आपको बंधाई और करना पड़ता है। जनरली अगर आप देखेंगे यहाँ तक प्लांट आ जाएगा तो बाहर फैलने लगता है, तो उसको खींच के फिर से बांधना पड़ता है। तो 2 से 3 बंधाई करनी पड़ती है शिमला मिर्च में, उससे ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। शेडनेट हाउस में यहाँ तक फसल आएगी तो ज़्यादा बंधाई करनी पड़ेगी, लेकिन अगर दोस्तों आपका खुले में है तो बंधाई आपको कम करनी पड़ती है। अगर आप ज़्यादा बंधाई करते हैं तो वहाँ पे आपकी फसल ऐसे खुले में आएगी और फल खुले में आएगा और उसको सनबर्निंग हो जाएगा। तो खुले में है तो ज़्यादा बंधाई मत कीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे जिगजैग के फायदे क्या है कि फसल बराबर जिगजैग में है और यहाँ पे स्प्रे भी अच्छा बनता है, बंधाई के बाद ये स्पेसिंग से अच्छा ऊपर आता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें का ध्यान देना जरूरी है। अब मैं दोस्तों बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात डिसीज और पेस्ट के बारे में, जो कि सबसे ज़रूरी है शिमला मिर्च में। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है शिमला मिर्च में? ब्लैक थ्रिप्स। और लोग बोलते हैं कि वायरस आ गया, वायरस आ गया। तो इसमें वायरस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे फार्म पे थ्रिप्स आते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे कि येलो थ्रिप्स है, ब्लैक थ्रिप्स है और बहुत ही अलग अलग प्रकार के कलर के थ्रिप्स हो सकते हैं दोस्तों। तो वो थ्रिप्स आते हैं हमारे प्लांट के ऊपर, पत्तियों के ऊपर सकिंग करते हैं। जब थ्रिप्स सकिंग करते हैं तो पत्ती जो है ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है। जब समझिए पत्ती की ऊपर की तरफ मुड़ने लगी है, कहीं कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे वो कट करके बाहर फेंक सकते हैं। या समझ लीजिए कि हम आपके फार्म पे जो है थ्रिप्स आ गया है, तो आपको मॉनिटर करना होता है। सबसे पहले तो समझना है कि क्या हमारे फार्म पे पेस्ट आया है या कौन सा डिजीज आया है। तो मैं आपको शिमला मिर्च के जो मेजर पेस्ट और मेजर डिजीज है वो बताने वाला हूँ, जिससे आपका उत्पादन अच्छा हमेशा दोस्तों आता रहेगा। सबसे पहला जो है वो है थ्रिप्स। अब थ्रिप्स को कैसे पहचानना है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये येलो ट्रैप है। आपके फार्म पे 40-50 लगे होने चाहिए। ये ब्लू है और ये वाइट है। ये अलग अलग प्रकार के जो है ट्रैप्स आपको आपके फार्म पे लगाना है। ये ट्रैप लगा देने के बाद हर हफ्ते में या 2-3 दिन में एक बार जब आप फार्म पे घूमते हैं तो उस ट्रैप के ऊपर चिपके हुए दिखेंगे। येलो थ्रिप्स हो सकता है, वाइट थ्रिप्स हो सकता है या ब्लैक थ्रिप्स हो सकता है। लोगों का कहना है कि ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं दोस्तों। मैंने देखा है कि मेरे फार्म पे मैंने 90 से 95% जो है ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर कंट्रोल किया है। जी हाँ, तो वायरस ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। हमारी प्लांट के ऊपर सकिंग पेस्ट आता है। सकिंग पेस्ट में कौन सा है? थ्रिप्स है, एफिड है, जेसिड है। ये शिमला मिर्च के ऊपर ज़्यादा आते हैं और परेशान करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है थ्रिप्स। थ्रिप्स क्या करता है? आता है ऊपर के नई नई पत्तियों पर शक करता है, पत्तियों के हरदकन खा जाता है, पत्तियां फिर ऊपर की तरफ मुड़ती है। वही थ्रिप्स दूसरे पौधे पे जाता है, फिर वहाँ पे बढ़ता है, तीसरे पे जाता है, फिर वहाँ पे बढ़ता है। और जो थ्रिप्स होता है वो ब्लैक थ्रिप्स भी वैसे ही करता है, इधर से उधर, उधर से उधर। ये ब्लैक थ्रिप्स का म्यूटेशन हुआ है दोस्तों। ये भी सफ़ेद या येलो या रेड रहा होगा, फिर वो ब्लैक हुआ है। ऐसा कोई नया कीड़ा नहीं आया अचानक से, ये म्यूटेशन होते होते हुआ है। तो जब थ्रिप्स आता है उसके आने से पहले मैं कहूँगा कि आपके फार्म के चारों तरफ से बाउंड्री से मकई जरूर लगाइएगा। मकई के ऊपर मित्र कीटक आते हैं और वो मित्र कीटक हमारे फार्म पे बढ़ेंगे तो कंट्रोल करेंगे। लेकिन उससे भी नहीं बचता है तो आप जो है थ्रिप्स के लिए बीवेरिया मेटाराइजम वर्टिसिलियम जीवाणु है दोस्तों, बैक्टीरिया है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ में आप केमिकल भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको रेसिड्यू फ्री फार्मिंग के टेक्निक्स बता रहा हूँ, यानी कि जो भी आप केमिकल इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर लेबल क्लेम लिखा होता है, वो पढ़िएगा। अगर मान लीजिए थ्रिप्स के लिए इमिडाक्लोरोपिड का आप स्प्रे ले रहे हैं, प्रति लीटर 0.5 ml ले रहे हैं, तो उसका एक अवधि होता है 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन का। तो वो कितना दिन का है वो आपको देना है, देखना है। और वो सारा डिटेल आपको मिलेगा CIB सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड पे। इस वेबसाइट पे जाएंगे आप तो वेबसाइट पे आपको चिली के ऊपर जो इस्तेमाल होता है वही शिमला मिर्च के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, वही आपको देखना है और वही इसमें इस्तेमाल करना है दोस्तों। मान लीजिए इमिडाक्लोरोपिड का 7 दिन है तो हार्वेस्टिंग के 7 दिन पहले ही हमें इमिडाक्लोरोपिड BVM का एक साथ में इस्तेमाल करना है। उसके अलावा एसिफेट है, क्लोरोफाइरिफास है, पिप्रोनिल 1 ml के हिसाब से प्रति लीटर, क्लोरोफाइरिफास 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। ये मैं आपको मोलेक्युल के नाम बता रहा हूँ दोस्तों, मोलेक्युल यानी कि केमिकल का नाम बता रहा हूँ। ये अलग अलग ब्रांड नेम से बिकता है मार्केट में, जो सस्ता है असरदार वही लीजिएगा। ये नहीं कि कोई 5000 की बोतल है और उसमें इमिडाक्लोरोपिड ही भरा होगा, लेकिन इमिडाक्लोरोपिड सस्ता आता है कोई भी ब्रांड में लेंगे तो। कोई ब्रांड में महंगा हो तो वो मत लीजिएगा, जो असरदार है वो लीजिएगा। दोस्तों थ्रिप्स को कंट्रोल करना काफ़ी आसान है। अगर आपकी जो केमिकल की साइकिल है उसके साथ आप बीवेरिया मेटाराइजम वर्टिसिलियम लेते हैं और उसके साथ में आप स्प्रे करते हैं तो आपको कंट्रोल मिलेगा। बस आपको शिमला मिर्च में हर तीसरे दिन पे स्प्रे करना पड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 दिन 4 दिन पे आपको स्प्रे करना पड़ेगा। स्टिकी ट्रैप्स लगाने पड़ेंगे, साइड से जो है इंसेक्ट नेट की बाउंड्री करनी पड़ेगी, साथ में मकई की भी बाउंड्री करनी पड़ेगी, तब जाके आप कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर। और एक ज़रूरी बात मैं बताता हूँ, आपको ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर और थ्रिप्स के ऊपर, एफिड के ऊपर कंट्रोल करना है तो हमारे डिसीज और पेस्ट की सीरीज जाके देखिए, उसमें आपको थ्रिप्स ये पेस्ट के बारे में A to Z जानकारी मिलेगी 100%। यहाँ पे अभी मैं 25-30 मिनट नहीं बता सकता हूँ, वो वीडियो जाके हमारे चैनल पे देखिएगा, बहुत ही उम्दा वीडियो है। उससे आप थ्रिप्स कंट्रोल कर सकते हैं, एफिड कंट्रोल भी कर सकते हैं। एफिड के लिए भी आप इमिडाक्लोरोपिड 0.5 ml से इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइमेथोएट 2 ml के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस रेसिड्यू देखना है कितने दिन बाद उसका अंश केमिकल का खत्म हो जाता है, फिर ये मार्केट में खाने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि खाने के लिए भी सेफ जाना चाहिए दोस्तों। उसके बाद जो है माइट्स को कैसे पहचाना जाता है? पत्ती जो है नीचे की तरफ मुड़ जाती है
है तो समझिए कि फसल में जो है माइट्स आया है, ऊपर की तरफ थ्रिप्स होता है, तो वो कंफ्यूजन मत कीजिएगा। माइट भी बहुत फसल का नुकसान करता है, फसल रुक जाती है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब माइट आता है। माइट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। माइट के लिए आप जो है इकोमाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोपागाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिकोफोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिटिगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइट के लिए बहुत सारी दवा आती है, वो मार्केट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन माइट को पहचानना ऐसे है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है फरवरी मार्च में तब माइट आता है। जून जुलाई अगस्त सितंबर में माइट नहीं आता है। ये देखिए पूरा वायरस के तरफ चला गया है, ये सकिंग पेस्ट ने सक करने के बाद ही ऐसा कलर चेंज हो जाता है और ये पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो माइट का भी मैंने बताया आपको, एफिड का भी बताया दोस्तों। एफिड के बाद मैं आपको बताता हूँ पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू एक ऐसा फंगस है, फफूंद है दोस्तों, जो शिमला मिर्च के पत्ती के ऊपर की तरफ आपको ठंडी के सीजन में दिखता है। खास करके ये पॉली हाउस में, शेडनेट हाउस में आपको देखने को मिलेगा। और ये बीमारी जब शुरू हो जाती है तो फसल को जो है पूरी तरीके से खराब कर देता है, पत्तियां झड़ने लगती है, पौधे ग्रोथ रुक जाती है, उत्पादन नहीं आता है। इसके लिए आप वेटाबल सल्फर 2 ग्राम के हिसाब से कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है ये, हेक्साकोनाजोल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्लोबुटानिल इस्तेमाल कर सकते हैं, डिनकॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे मैंने सारे केमिकल्स के नाम डाल दिए हैं, उसके माप भी प्रति लीटर के हिसाब से मैंने डाल दिए, वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट ये 2 तरीके के फंजीसाइड होते हैं। सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट ये 2 तरीके के इंसेक्टिसाइड भी होते हैं। आपको सीखना है दुकानदार के पास से जब आप दवा लेते हैं कि कौन सा हमें योग्य है, कौन सा अयोग्य है, नहीं इस्तेमाल करना है, कौन से 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो वो सब सीखने की बातें हैं, मैं 10, 20, 25 मिनट में या 1 घंटे में भी नहीं बता सकता हूँ, वो प्रैक्टिस की बातें होती हैं। फिर है एंथ्रेक्नोज, ये जो एक प्रकार का खतरनाक फफूंद है, फसल के ऊपर आता है तो फसल को बर्बाद कर देता है। हमारी जो डिसीज पेस्ट की सीरीज है उसमें एक एपिसोड है एंथ्रेक्नोज का, वो जरूर देखिएगा, वहाँ पे पूरी आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद दोस्तों निमेटोड। निमेटोड फसलों में कब आता है? जब एक ही फसल आप बार बार एक ही जगह में लेते हैं तो निमेटोड आता है। अगर आपकी शिमला मिर्च निकल जाती है तो क्रॉप रोटेशन जरूरी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली फसलें आपको लगानी है। जैसे आप राजमा लगा सकते हैं, ताग, डेंचा, चना आप लगा सकते हैं। चना को मिक्स करके जमीन में गाड़ देना है तो वहाँ पे निमेटोड का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब निमेटोड का आपको पौधा लगता है तो कई लगता है कि सूख रहा है पौधा ऊपर से या धीरे धीरे सूख रहा है, तो उसको उखाड़ना है। उखाड़ के नीचे देखना है गट्टी गट्टी बना रहेगा तो गांठें दिखाई देती है, तो गांठें अगर दिखाई देती है तो समझ लीजिए कि ये यहाँ पे निमेटोड है दोस्तों। तो क्रॉप रोटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ आप उसको ट्राइकोडर्मा हर्जानियम ये दे सकते हैं। ट्राइकोडर्मा हर्जानियम ये एक अच्छी फफूंद है दोस्तों, ड्रिप से अगर महीने में 1 बार देते तो बेहतर है। सुडोमोनास फ्लोरेंसिस ये भी आप ड्रिप से देते हैं या स्प्रे करते हैं तो भी चलेगा दोस्तों, वो भी आपके लिए बेस्ट है। तो इस तरीके से जो है आप डिसीज एंड पेस्ट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक और चीज़ है दोस्तों, आपको ये हमेशा फार्म पे देखने को मिल सकता है और ये बहुत परेशान करता है आपको। अलग अलग प्रकार के जो फंगस होते हैं यहाँ पे जड़ों के ऊपर लगते हैं और जड़ों के ऊपर लगने की वजह से फ्यूजेरियम बोला जाता है एक्चुअली, और ये वेल्टिंग होता है, ऐसे पौधे सूख जाते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फ्यूजेरियम ही हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें इसको लैब में चेक करना चाहिए तब पता चलेगा। यहाँ से एक छोटा सा इल्ली भी लगता है, छोटी सी, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको शुरुआत में बीवीएम, बिवेरिया मेटाराइजम वर्टिसिलियम का ड्रेंचिंग भी करते हैं तो ये कंट्रोल मिलेगा महीने में 1 बार। इसको ट्राइकोडर्मा भी महीने में 1 बार जाएगा। पैसिलोमाइसिस नाम का एक बैक्टीरिया आता है दोस्तों, वो बैक्टीरिया भी अगर आप छोड़ते हैं तो उससे भी इसको कंट्रोल मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीज होते हैं दोस्तों अलग अलग प्रकार के, वो आपके फार्म पे आ सकता है, कोई नया डिसीज भी आ सकता है। तो आपको वो ऑब्जर्वेशन करना है, रोज देखना है और उस हिसाब से उसको दवा पानी करते रहना है, तब जाके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपको डिसीज एंड पेस्ट में महारत हासिल करनी है दोस्तों, हर एक डिसीज के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, हर एक पेस्ट के बारे में सीखना पड़ेगा, उनके ऊपर कंट्रोल रेसिड्यू फ्री कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। रेसिड्यू फ्री कंट्रोल यानी कि जो भी हम स्प्रे करते हैं वो हार्वेस्टिंग पे उस फल में नहीं रहना चाहिए, उसका अंश पूरा खत्म होना चाहिए, ये हमें फॉलो करना है। हम भविष्य के लिए हमें यही खेती करनी है और वो बहुत ज़्यादा है, फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे भी शिमला मिर्च का हार्वेस्टिंग 10 दिन 12 दिन बाद आता है, तो वो केमिकल का अंश खत्म हो जा सकता है अगर हमने वैसा फॉलो किया तो। हार्वेस्टिंग पे टाइम हमने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया तो बेस्ट रहेगा दोस्तों। मैंने केमिकल्स बताए, लेकिन इसके अलावा भी आप एक चीज़ है जो लोगों को बताई नहीं जाती है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बिवेरिया, मेटाराइजम, वर्टिसिलियम, ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है। अगर आपके पत्तियों के ऊपर मान लीजिए फ्रूट बोरर आ गया तो मेटाराइजम जो है बहुत ही अच्छा काम करता है फ्रूट बोरर के लिए। मेटाराइजम, बिवेरिया या बिवेरिया बैसियाना, ये सारे मिक्सअप करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं। मिक्सिंग वाले भी आते हैं बीवीएम नाम से, तो इनको इस्तेमाल कीजिए आप। ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, जमीन से जो है आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको माइकोराइजा इस्तेमाल कर सकते हैं, जड़ों का ग्रोथ अच्छी होती है। न्यूट्रिशन में आप एजोटाबैक्टीरिया यानी कि नाइट्रोजन का बैक्टीरिया होता है, फास्फोरस का बैक्टीरिया आता है, पोटैश का बैक्टीरिया आता है, तो ये भी आपको इस्तेमाल करने होते हैं दोस्तों। जब आप ये सारा फॉलो करेंगे तब आप 40 टन 50 टन यानी कि पर पौधा 3 किलो 4 किलो तक जा पाएंगे। अगर 1 एकड़ में आप 14,000 प्लांट लगा रहे और उसमें 10,000 आखिरी तक बचेंगे तभी आप 40 टन तक जाएंगे, और वो बचाने के लिए सारा सिस्टम आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ये देखिए हार्वेस्टिंग चालू है, और हार्वेस्टिंग शिमला मिर्च का कैसे होता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब शिमला मिर्च जो है 55-60 दिन का होता है तो हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है।
डिपेंड करता है साइज़ के अनुसार। अभी ये हंटिंगटन वैरायटी है दोस्तों, 150-200 ग्राम की होती है। अगर अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा हमने प्लानिंग किया और अच्छी ग्रोथ हुई तो हार्वेस्टिंग कैसे होता है, 50-60 दिन जब हो जाते हैं तो पहला हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है। लगभग मान लीजिए 2 महीने बाद हार्वेस्टिंग अच्छा वाला स्टार्ट होता है। और जब आप हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे हार्वेस्टिंग के लिए 6 से 7 लेबर लगेंगे, ढुआई के लिए 3, यानी कि टोटल 10 लेबर आपको लगेंगे ढुआई के लिए। टोटल यहाँ हार्वेस्ट लाने के लिए शेड ऐसा एक छोटा सा आपको बनाना पड़ेगा। टोटल आपका पर हार्वेस्टिंग 4 से 4,500 रुपये एवरेज कॉस्ट जाता है। जब आप हार्वेस्टिंग करके यहाँ पे लाते हैं तो आपको ग्रेडिंग सॉर्टिंग करना पड़ता है, और आपका जो प्रोड्यूस निकला है, जो यील्ड निकला है, वो कहाँ पे जाने वाला है। जैसे हमारा ये लोकल में मुंबई में जाता है तो हमारे यहाँ पे ये छोटे छोटे बॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहाँ पे ये जो क्लिप है और ये पट्टी है, इसको कस के जो है सिंपल 2 पट्टी मारा जाता है और पूरा बॉक्स को पैक किया जाता है। कई जगह पे पॉलीथीन का भी इस्तेमाल होता है। पॉलीथीन के साथ साथ जो कलकत्ता या वेस्ट बंगाल जाता है वहाँ पे 6 प्लाई यानी कि बड़े प्लाई इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये देखिए अभी यहाँ पे कांटा के ऊपर ये बॉक्स रख दिया है। जितना भी वजन इसमें भरेंगे उसमें से बॉक्स का जो भी वजन होगा, जैसे मान लीजिए बॉक्स का वजन 2 किलो है, 2.5 किलो घटाया जाएगा। अगर पूरा बॉक्स सहित अगर 30 किलो हो गया तो 2 किलो मान लीजिए बॉक्स का घटा दिया तो 28 किलो यहाँ पे माना जाएगा। तो ये देखिए कितना यहाँ पे हार्वेस्टिंग करके रखा है। तो शिमला मिर्च का हार्वेस्टिंग का रूटीन कैसे रहता है, जब आपका पहला हार्वेस्टिंग मान लीजिए 55-60 दिन में स्टार्ट होता है तो हर 10 से 11 दिन बाद हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। डिपेंड होता है कि आपके यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, उसके बाद आपकी वैरायटी कौन सी है। इंदिरा जैसी वैरायटी है तो 12-13 दिन लगते हैं। अगर आप इंडस या प्रोफेसर वैरायटी लगाते हैं तो 9 से 10 दिन में आ जाती है। क्लाइमेट अच्छा है फेवरेबल तो फास्ट 8 दिन में हार्वेस्टिंग आ जाता है। तो हार्वेस्टिंग डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट के अनुसार, आपके न्यूट्रिशन जो कैसा दे रहा है और आप फसल को कैसे ग्रो कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओवरऑल ऐसे ही होता है ज़्यादातर, बस कभी कभी जो है शेड छोटे पड़ जाते हैं, बारिश में दिक्कत होता है। तो अब हम जानते हैं कि टोटल आपको 1 एकड़ में कॉस्टिंग कितना लगता है और फ़ायदा कितना होता है। तो दोस्तों हमारे इस कैश क्रॉप सीरीज के इस एपिसोड का अब मेन मुद्दा आता है। जी हाँ, पैसों की बात हम करने वाले हैं कि कितना पैसा शिमला मिर्च में आप कमा सकते हैं और कितना खर्चा होता है। पहले हम खर्चे के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको न्यूट्रिशन का खर्चा नहीं बताया था, वो बताता हूँ। पूरे 5 महीना 6 महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा होगा पूरे न्यूट्रिशन का दोस्तों, शुरुआत से लेकर अंत तक। डिसीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए 40 से 50 हज़ार रुपये, यानी कि 1 लाख रुपये आपका यही खर्चा हो जाएगा। और बाकी का खर्चा जैसे ड्रिप का है, तार का है, बांस का है, लेबर कॉस्टिंग है, तार है, ये सब कुछ मिला के 2 लाख रुपये और, यानी कि 3 लाख रुपये। अगर आप ज़मीन रेंट पे भी लेते हैं तो उसका 10-20 हज़ार साल का पकड़ लीजिए, उसमें भी 2-4 हज़ार पकड़ लीजिए। टोटल फसल दोस्तों लगाने से लेके पहले 2 महीने 60 दिन चालू होने तक आपका मिनिमम 3 लाख रुपए खर्चा होता है। जी हाँ दोस्तों, कैश क्रॉप की इस सीरीज में हमारे ये शिमला मिर्च जो है बहुत ही खर्चेलू फसल है, क्योंकि इसमें लेबर मैनेजमेंट और जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी इस्तेमाल करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो 3 लाख रुपए हमारा खर्चा हो जाता है। ये फसल अगर अच्छी आप ग्रो करते हैं तो 6 महीने तक चल सकती है दोस्तों। जब 60 दिन बाद से ये फसल चालू हो जाती है तो हर महीने में 3 हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। हर 10 दिन में 12 दिन में, डिपेंड ऑन आपकी वैरायटी कौन सी है, उस हिसाब से हार्वेस्टिंग चलता रहता है। मैं कम से कम अगर 5 महीना भी पकड़ लूँ दोस्तों, अगर 1 एकड़ में आपके 15,000-16,000 प्लांट है तो उसमें से 10,000 भी अंत तक बच गए और पर प्लांट 4 किलो भी आपने यील्ड निकाला तो 40 टन दोस्तों हार्वेस्टिंग हो जाएगा। और 40 टन दोस्तों 20 रुपए से पकड़ ले एवरेज रेट, 2 साल से मैं देखते आ रहा हूँ, तो 8 लाख रुपए हो जाएगा। उसमें से मैं 3 लाख खर्चा शुरुआती 2 महीने का निकाल दूँ तो 5 लाख बचेगा, और उसके बाद 2 महीने का 1 लाख निकाल दूँ तो 4 लाख तो कम से कम बचेगा। और यही चीज़ दोस्तों अगर 40 रुपए से 40 टन गया तो 16 लाख रुपए होता है। उसमें से अगर 5 लाख भी मैं खर्चा निकाल दूँ तो 11 लाख रुपए दोस्तों 5 महीने में बचेगा। ये कैश क्रॉप में ना बहुत पैसे देने वाली फसल है दोस्तों, वाकई में बहुत ही अच्छा पैसा देती है, लेकिन उस हिसाब से ग्रो करना पड़ता है, उस हिसाब से फसल के ऊपर काम करना पड़ता है। डिसीज मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंजेस, बहुत सारे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैंने आज पूरी जद्दोजहद लगा के आपको बताने की कोशिश की कि प्रैक्टिसेस कैसे होते हैं, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे होता है, डिजीज मैनेजमेंट कैसे होता है, छोटी छोटी चीज़ें दिखाई। आज हमें हार्वेस्टिंग भी यहाँ पे मिल गया, हार्वेस्टिंग भी दिखाया। अगर आपको लगता है और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट बॉक्स को भरिए दोस्तों। और हमारे इस कैश क्रॉप सीरीज को ढेर सारा शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक कैश क्रॉप्स की खेती करते रहिए और पैसा कमाते रहिए।